हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल। चलिए ये अपना आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें एसएससी जीडी का जो टेस्ट था वो शुरू करने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं इसका सोल्यूशन। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में? अ, थोड़ा सा रुकिएगा। हम्म कह रहा है कि किन्हीं दो चिन्हों को बदलने पर ऐसे कौन से दो हैं मार्क जिनको आपस में बदला जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर हम डिवाइड और प्लस को आपस में बदल दें, अगर डिवाइड को और प्लस को आपस में बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। और क्या उसके बाद 18 आएगा? चेक करते हैं। ऑप्शन ए अगर उठाया है तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 6 18, 3 छंग 18 और ये 6 दूनी 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा। माइनस में 12 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 11। और 12 में से 3 जाएगा तो 11 कैसे हो जाएगा भाई, 12 में से 3 जाएगा तो 9, और 9 और -9, और 27 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18। ठीक है, यहाँ पे क्या था, प्लस था, तो 12 था, माइनस में आएगा +3 और -12। अरे ठीक, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चार ये ऑप्शन में से तीन ऐसे पेयर हैं जो कि इक्वल है, एक जैसे हैं, एक समान है, और एक पेयर ऐसा है जो इन सबसे भिन्न है। कौन सा पेयर होगा वो? देखते ही हम लोग आंसर कर सकते हैं कि देखिए, ये दो का, ये क्या है, 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है। ये क्या है, 2 है, ये आपका, और ये 4 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, और जो ऑप्शन सी है वो किसी का स्क्वायर नहीं। तो इतना आसान प्रश्न आया था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया हो। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पिक्चर को कोड किया गया है 16 9 3 20 21 18 5। ये प्रश्न भी उनमें से है जिनको छोड़ा नहीं जा सकता। सॉल्व कीजिएगा, फिर बता रहे हैं आपको। हेलो, चलिए, तो क्या दिखा देंगे इसका आंसर? अब देखो, सबकी प्लेस वैल्यू लिखनी है तो प्लेस वैल्यू लिखने के साथ हम क्या कर सकते हैं, कहाँ है फंक्शन, फंक्शन का प्लेस वैल्यू लिखना है। क्या हो जाएगा, 6 21 14, कहाँ पे मिल रहा है, 6 21 14, 6 21 14। ठीक है, लास्ट में देख लेते हैं 9 15 और 14, 9 15 और 14, ये ऑप्शन है नहीं, 9 15 और 14। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 6 21 14 32, 32 के बाद 0, 32 के बाद 0 9, 32 के, एक मिनट 3 आएगा ना कि 32 आएगा। ठीक है, टी की वैल्यू 20, आई की वैल्यू 9, ओ की वैल्यू 15 और एन की वैल्यू 14। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज है, आसान क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे। एक दो क्वेश्चन होंगे जो टिपिकल होंगे, बाकी के प्रश्न आसान थे। क्या देखा, ए से जी पर आए, कितने कदम आगे, 6 कदम, है ना। जी से एल पर आ रहे हैं, कितने कदम आगे आ रहे हैं, तो यहाँ पर 5 कदम। एल से, अब देखो, एक बार 6 कदम आगे, एक बार 5 कदम आगे, तो एक बार 4 कदम आगे जाएंगे, तो क्या ये स्टेप हमारा सही होगा? अगर यहाँ पे 4 कदम आगे जाएंगे तो पी आएगा, मतलब ऑप्शन ए। पर अगर 4 कदम आगे जा रहे हैं तो उसके बाद हम क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे एक कदम आगे बढ़ करके। ठीक है, अब P से अगर 3 कदम आगे जाएंगे तो यहाँ पर S आना चाहिए। क्या S है? बिल्कुल, यहाँ पर S हमको मिल गया और हमने कहा कि भैया अब हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ध्यान रखना, कभी ये मत करना ऐसे प्रश्नों में कि एक बार 6 है, एक बार 5 है, और हमारे मन में आया कि 4 होगा अगली बार, और हमने 4 किया और आंसर P करके चले आए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगली बार फिर वो 6 कर रहा हो, और अगर अगला लेटर चेक नहीं करेंगे, अगला नंबर चेक नहीं करेंगे, तो ऐसे में हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए पूरा एक लेटर आगे तक हम लोग जरूर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि 27 फरवरी 2003 को थर्सडे है तो 27 फेब 1603 को क्या दिन होगा? अब ये प्रश्न आसान था, बस क्योंकि डेट इतनी बड़ी दे दी गई है इसलिए ये कहीं ना कहीं लगने लगा कि कुछ
क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ना, ऐसा लगने लगा जब इतना ज्यादा डेट हमको बड़ी दे दी गई। इसको हटा देते हैं, थर्सडे लिखा है, हम लोग समझ जाएंगे। और हमसे पूछ रहा है किसका पूछ रहा है, 27 फरवरी 1603 का। अच्छा ये बताओ, पीछे जा रहा है, अब इतने साल पीछे जा रहा है, दोनों का डिफरेंस निकालो तो देखो 400 साल पीछे जा रहा है। और 400 साल की अगर बात कर रही तो 400 साल एक दिन वही पड़ता है, 400 साल बाद सेम वही दिन आएगा घूम फिर के। तो मतलब कि अगर 27 फरवरी 2003 को थर्सडे था, तो अब 400 साल बाद उसी तारीख को फिर वही दिन रिपीट होगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि थर्सडे। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार फिर से देखो, ए से कितने कदम पीछे गए कैसे जानेंगे। ए की जब ऐसी वैल्यू आए कि ए से पीछे जाना पड़े तो 27 में से माइनस करना शुरू करो। अब 27 में से कितना माइनस कर दे कि 24 आ जाए, क्यों, क्योंकि 24 एक्स की वैल्यू होती है। 27 में से 3 माइनस करेंगे तो 24 आएगा। अब 24 में से 3 कदम पीछे जाएंगे तो यू आएगा, मतलब कि 21 आएगा। 21 में से 3 माइनस करेंगे तो 18 आएगा, 18 मतलब क्या हो गया, आर आएगा। और आर में से 3 कदम पीछे जाएंगे, 18 से 3 माइनस करेंगे ओ आएगा, मतलब 15। तो ये हमको मिल रहा है ए बी और डी में। अब लास्ट वाला एक चेक करते हैं, है ना, कोई चेक करना ही पड़ेगा। डी है, डी से ए हो रहा है, मतलब 3 कदम फिर पीछे जा रहे हैं। फिर ए से 3 कदम पीछे गए, एक्स आया। फिर एक्स से 3 कदम पीछे गए, यू आया। और यू से 3 कदम फिर पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यू से 21 से 3 कदम पीछे जाएंगे तो आ जाएगा एस। और हमको कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन ए में। कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन ए में। ठीक है, 21 भाई 19 20, अच्छा नहीं, 1 मिनट, 19 20 21, 21 से 3 कदम पीछे आएंगे 19 आएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन 4 ऑप्शन में से हमें ये बताना है, जैसे अनुपयुक्त और उजागर करना एक वर्ड दे करके रखा गया है, कन्वीनियंट और इनकन्वीनियंट। अब कन्वीनियंट है और इनकन्वीनियंट कहीं ना कहीं एक दूसरे का अपोजिट यूज हो रहा है, तो उसी तरह रिवील का अपोजिट क्या हो, उपयुक्त का अनुपयुक्त दे के रखा है, माफ करना ये गलत है, ये सही है, उपयुक्त का अनुपयुक्त दे के रखा है। तो रिवील का अपोजिट क्या हो जाएगा, और रिवील का अपोजिट होता है डिस्क्लोज करना, यानी कि खुलासा करना। आउट स्पोकन नहीं होगा, कंसील नहीं होगा, और साथ ही में कम्युनिकेट भी नहीं होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, बताइएगा। देखिए यहाँ पर अगर 4 का स्क्वायर कर दें और 5 का स्क्वायर कर दे और दोनों को जोड़ दे तो क्या ये 41 होगा, बिल्कुल होगा, होगा ना। उसी तरह 6 का स्क्वायर कर दिया और 3 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया, 45। तो 7 का स्क्वायर इसमें से घटा दिया, कितना आ गया, 11। नौ आएगा, 11 नहीं आएगा। ठीक है, 8 में से 9 नहीं, हमने गलत कर दिया था, 9 में से 8 घटा दिया था, उल्टा तो घटा ही नहीं सकते, सीधा सीधा घटाना है ना, 8 में से 9 घटाएंगे तो 9 ही आएगा। तो 58 में से 49 जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन, नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, सी नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर। ये जल्दबाजी में हम लोग ऐसा कर जाते हैं, एग्जाम में भी कई स्टूडेंट्स ऐसा कर गए होंगे। 58 में से 49 माइनस किया तो आया 9, लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पर स्क्वायर लिखा जाए, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब देखो ये जो 9 है वो किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर अगर 9 होता है तो हमारा आंसर ए होना चाहिए, ना कि 9। और क्योंकि एग्जामिनर को पता है हम लोग यही करने वाले हैं, उनको पता है, जैसे हमने किया ना, ऐसे कई सारे कैंडिडेट हैं जो कि डायरेक्ट 9 आंसर करके आए होंगे। तो जहां पर भी एग्जामिनर को डाउट होता है वो ऐसे ऑप्शंस देता है, और वो पता है कि बच्चा यहाँ पे गड़बड़ी करेगा, और इसी तरह आप लोगों को छांट के अलग कर देता है। तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें हैं जिसे हम लोग आते हुए भी गलत करते हैं, और इन्हीं चीजों का ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय के बाद एक सुबह प्रकाश स्कूल जाने के दौरान सड़क पार करने पर रवि से मुलाकात की। रवि की छाया बिल्कुल प्रकाश के दाईं तरफ थी, वे आमने सामने थे, प्रकाश किस दिशा का सामना कर रहा है। अब आमने सामने थे, सुबह की बात हो रही है, दाएं और बाएं की बात हो रही, तो फिगर को हमेशा ऐसे अज्यूम करेंगे। और सुबह की बात है तो शेडो इधर बनेगी, ये भी हम लोगों को पता है, ठीक। अब रवि की छाया बिल्कुल प्रकाश के दाईं तरफ पड़ रही थी। अगर ये प्रकाश है
तो ये उत्तर फेस कर रहा है और इस ये उसका बायां होगा। मतलब ये गलत हो गया, क्योंकि प्रकाश की छाया अभी अगर इसको माने कि ये प्रकाश है तो ये तो प्रकाश के बाएं पड़ रही, इसका मतलब ये बंदा प्रकाश नहीं होगा, ये होगा प्रकाश। और प्रकाश की छाया उसके दाएं तरफ पड़ रही, क्योंकि प्रकाश साउथ में देख रहा है। और उसके बाद ही क्या कह रहा है कि अगर वे आमने सामने थे तो प्रकाश किस दिशा को देख रहा है, बस प्रकाश की बात कर रहा है। ऑप्शन डी नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है। ऑप्शन डी मतलब कि साउथ में देख रहा है, दक्षिण दिशा में देख रहा है कौन, प्रकाश। और ये कौन हो जाएगा, रवि। अगले क्वेश्चन पर आए, उत्तर आकृति बतानी है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, देखो कौन सी बात कर रहा है, जल प्रतिबिंब की बात कर रहा है। और जब वाटर इमेज की बात कर रहा है हमसे, तो ये जो लाइन है, ठीक। अब जब ये ऐसे आएगा तो ध्यान देना, नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ए हमारा ये वाला फिगर सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ नीचे इससे शुरुआत होगी और एंड इस वाले एरो पे होगा, है ना, इस वाले एरो पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा फिगर सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। देखो आसान सा प्रश्न था, बहुत आसान तरीके से समझाते हैं, कई सारे लॉजिक हैं, एक लॉजिक बताते हैं, ठीक है। देखो 7 और 5 दोनों को जोड़ दो, कितना हुआ, 12। 12 का आधा मिडिल में लिख दिया 6। यहाँ भी दे रखा है 7 और 5, उसका 7 और 5 कितना हो गया, 12। 12 का आधा हो जाएगा 6, और आंसर क्या लगा देंगे, ऑप्शन डी। कई सारे लॉजिक है, एक आसान सा लॉजिक की देखते ही आप इसको आंसर कर सको, तो यहाँ आंसर लगा देंगे क्या, 6, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए, एक बार फिर एक हमारा जो प्रश्न है किससे है, इमेज से संबंधित है। और यहां पर ध्यान देना, ये डॉट है, ये है और ये है। और जब इसको हम ओपन करेंगे, कहीं भी ओपन करेंगे, अगर इधर की तरफ ओपन करते हैं तो ये डॉट ऐसे आता, ये ऐसे आता, फिर ये ऐसे चारों आता, है ना। लेकिन यहाँ पर ये अब आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, तो इसको ऊपर की तरफ अगर जब ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा आकृति। ये स्क्वायर है, मतलब रेक्टेंगल की तरीके है ये, और ये हमको मिल रहा है ऑप्शन सी में। जब ये इमेज आपके सामने आएगा, आप इसको, इस इमेज को एकदम क्लियर आपने देखा होगा, या पीडीएफ जो मिलेगी उसको आप देखोगे तो ये आपको बेटर समझ में आएगा बजाय यहाँ के, क्योंकि हमने ड्रॉ किया है, ड्रॉ करने पे आप समझ सकते हो चीजें क्या हो जाती है, मिसमैच हो जाती हैं, है ना। तो ये जो बिंदु है इस लाइन के पास है, अगर इधर की ओर खोलते तो ये बिंदु हमको इधर मिलता, लेकिन यहाँ कहीं पे भी दो बिंदु इस पोजीशन पे नहीं है। तो हमने क्या देखा कि इसका अगर अपोजिट देखें तो ये जो स्क्वायर हमको दिख रहा है ये हमको ऐसे कॉपी किया हुआ मिलेगा, और ये हमको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिल रहा है, सी में मिल रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भिक्षु ने एडम को बताया कि घंटी 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बज रही है, मतलब हर 45 मिनट पर बेल हो रही है। आखिरी घंटी अभी 5 मिनट पहले हुई थी, 5 मिनट पहले हुई थी, ठीक, ऐसा कह रहा है। अगली घंटी 5:45 बजे बजती है। तो भिक्षु ने किस समय एडम को जानकारी दी थी, मतलब 5 मिनट पहले घंटी बज चुकी है और फिर 45 मिनट बाद घंटी बजेगी। हर एक घंटी, हर एक बेल 45 मिनट के गैप पर बज रही है। और क्योंकि अभी 5 मिनट पहले बज चुकी है और अगली 5:45 पर बजेगी बेल, तो पहले क्या किया, 5:45 में से 45 माइनस कर दो, मतलब कि 5 बजे बजेगी, है ना। और आंसर क्या लगा देंगे, अब आप ऑप्शन में ढूंढोगे 5 बजे, लेकिन ध्यान दो अभी 5 मिनट पहले बजी है, वो 5 मिनट भी तो इंक्लूड करना है इसमें, मतलब प्लस 5 हम ऐड कर देंगे तो 5:05 हमारा आंसर होगा कि जो बेल है वो 5:05 पर बजी है। उसके बाद 5:45 पर वो फिर बजेगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक आदमी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि तस्वीर में जो महिला है वो मेरे भांजे, मतलब ये आदमी है, इस आदमी की बहन
का बेटा जो होगा वही इस आदमी का भांजा लगेगा, इस आदमी को लिख ले रहे हैं। तो वह तस्वीर में जो महिला है वह मेरे भांजे की नानी, मतलब भांजे की माँ की माँ, ठीक है, भांजे की नानी है। कौन? ये तस्वीर वाली महिला। तो पूछ रहा है कि तस्वीर में जो लड़की है वह उस आदमी की बहन से किस प्रकार संबंधित है। तो वो उस आदमी की भी माँ लगेगी और उसकी बहन की भी क्या लगेगी? माँ लगेगी। और आंसर क्या कर देंगे? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। बहुत आसान प्रश्न है। 3222 7222 है, तो कहीं ना कहीं हमने 4000 ऐड कर दिया है। आसान प्रश्न है, देखते ही समझ गए। तो यहाँ भी 4000 ऐड कर देंगे, 4 3 7 327, ऑप्शन सी हम लोगों का आ जाएगा। कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जिसने ये आंसर ना किया हो। अगले प्रश्न पर आते हैं। इफ 264 इंटू 2 मतलब स्टार 2 है, इक्वल टू 6 है, ठीक है, 3 और बाकी आगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 264 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 132। और 132 के अंकों को मतलब 1 + 3 + 2 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा। उसी तरह 870 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 290। और 290 के अंकों को 2 9 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। और सेम पैटर्न, सेम लॉजिक उठा करके रख देंगे दिए हुए क्वेश्चन में, मतलब 735 इंटू 5 इक्वल टू वॉट। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, मतलब कि 12। ठीक है, क्या हो जाएगा? 735 को 5 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? उसमें 7 4 11 और 1 12। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगले प्रश्न भी ध्यान दीजिए। एक बार फिर से हमारे पास उतना ही आसान प्रश्न है कि प्रत्येक ये जो अंक दिए गए हैं इसके विषम अंकों को, यहाँ विषय नहीं होगा, यहाँ पे विषम होगा। विषम अंक यानी ऑड, ऑड नंबर्स को अगले उच्च नंबरों से चेंज कर दिया जाए और इवन नंबर्स को पिछले कम नंबरों से उसको इंटरचेंज कर दिया जाए। तो क्या हो जाएगा? नंबर 5 क्या है? ऑड है, तो 5 से 1 ज्यादा लिखेंगे 6। 2 इवन है तो 2 से 1 कम 1। 6 भी इवन है तो 6 से 1 कम। 3 ऑड है तो उससे 1 ज्यादा। 1 क्या है? इवन है तो एक, ऑड है तो 1 ज्यादा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 8 क्या है? इवन है तो 1 कम। और 7 भी ऑड है, और ऑड है तो उससे 1 ज्यादा। और इसको जब क्रम में लगाएंगे तो क्रम में लगाने के बाद बाएं छोर से तीसरा। तो बाएं छोर से भाई क्रम में लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 करके ही क्रम में लगाएंगे। तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, और 2 के बाद क्या लगा देंगे? 4। 3 तो है ही नहीं, तो 4 आएगा, और आंसर क्या लगा देंगे? ऑप्शन बी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? बहुत आसानी तरीके से बताया था इस प्रश्न को करने के लिए। ध्यान दो, हर जगह 3 मिल रहा है। 3 के विपरीत कभी भी 2 और 6 नहीं आएगा, तो 2 और 6 काट दिया। उसी तरह 3 के विपरीत कभी भी 1 नहीं आएगा, और 3 के विपरीत बचा क्या? 4 और 3, और 3 अपने आप में खुद भी नहीं आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ बचा ऑप्शन बी। 3 के विपरीत क्या आएगा? 3 के अपोजिट 4 आएगा। अगला क्वेश्चन। फेर्डिनेंड और अर्लेट्टी अपने दफ्तर से चलना शुरू करती है और विपरीत दिशा में प्रत्येक 10 किलोमीटर चलती है। फर्डिनेंड फिर बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। अब देखो, दफ्तर से निकली, मान लो ये दफ्तर से निकली, और दफ्तर से निकली और विपरीत दिशा में दोनों ने चलना शुरू किया। एक है फेरेन और एक है एर्ले। ए लिख लिया, ई से हो या ए से हो। विपरीत दिशा में प्रत्येक 10 किलोमीटर चलती हैं। ये चली 10 किलोमीटर, ये भी चली 10 किलोमीटर, अपोजिट दिशा में 10 किलोमीटर चली। ठीक है, उसके बाद क्या कह रही कि जो फेरेन है, फेरेन बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। अब इधर जा रही तो बायां ऑब्वियस सी बात है नीचे होगा, पश्चिम में जा रहे हैं तो बायां नीचे होगा, और 10 किलोमीटर चलती है। फिर क्या कह रहा है?
जो एरल है ये भी दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर, पूर्व में जा रहे हैं तो दाएं नीचे होगा और ये क्या हो गया 10 किलोमीटर मुड़ती है। 10 किलोमीटर चलती, वो दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, तो ये जो दूरी है एक दूसरे से कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी को ये डाउट नहीं होगा कि मैम हम इधर ही क्यों चलाएं, हम इनको ऐसे भी तो हो सकता है कि ये दोनों ऑफिस से निकली हो, एक इधर चली हो एक इधर चली हो, किसी कहीं भी चलाओ, क्योंकि उसने जो क्वेश्चन पूछा है हर तरीके से आंसर यही आएगा। तो ऐसे प्रश्नों में हम सिंपल तरीके से ही अज्यूम करते हैं। अगले क्वेश्चन में जीवन रक्षा पदक, परमवीर चक्र, पद्म भूषण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस तरह का प्रश्न रिपीट हुआ है और इन सारे शब्दों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जीवन रक्षा पदक, परमवीर चक्र, पद्म भूषण और भारत रत्न, इन सब में अलग क्या है, इन सब से अलग क्या होगा? ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, परमवीर चक्र। क्योंकि ऑप्शन बी को अगर हम लोग छोड़ दे तो ऑप्शन बी के बाद जो जीवन रक्षा, मतलब कि परमवीर चक्र को छोड़ने के बाद जो जीवन रक्षा पदक है, जो पद्म भूषण है, जो भारत रत्न है, ये सारे क्या है? नागरिक जीवन रक्षा पुरस्कार है। और जो परमवीर चक्र है वो भारत का सर्वोच्च सैन्य सजावट पुरस्कार है। सर्वोच्च शब्द को ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहां से प्रश्न बनते हैं। कैसे? सिंपल सा सीधा सा पूछ लिया जाएगा कि बताइए, रीजनिंग की बात नहीं कर रहा है, जीएस की बात कर रहा है कि परमवीर चक्र किससे संबंधित है, ऐसे करके पूछ लिया जाएगा। या पूछ लिया जाएगा कि भारत रत्न किससे संबंधित है, इस तरह से आपके प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट मार्क कराया है। भारत का सर्वोच्च सैन्य, हाँ, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च सैन्य सुसज्जित जो हम लोग करते हैं उसको सुंदरता के लिए क्या करते हैं, सजावट करते हैं, उसी का पुरस्कार है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक चीज और लिख लो, जो पद्म भूषण है वो तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्म भूषण जो है वो सर्वोच्च में तीसरा नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, सर्वोच्च में क्या है? तीसरा। लिख लेना इन चीजों को, जो भी बोल रहे हैं कि तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। लिख लेना कि भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक, आगे लिख लिया, जीवन रक्षा पदक एक नागरिक जीवन रक्षा पुरस्कार है। ठीक, नताशा और कृष्णा की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व कृष्णा की आयु नताशा की आयु से दोगुनी थी। कृष्णा की वर्तमान आयु कितनी है? अब कृष्णा की वर्तमान आयु पूछी। देखो, एज का आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत सारा किया हुआ है, बकायदा एज का आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है। और ऐसे क्वेश्चंस को, ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, वहां पे तो और ट्रिकी और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये बहुत आसान प्रश्न है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आप अपने मैथ्स के टर्म्स अप्लाई कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 40 लड़कों के समूह में राजू बाएं छोर से 12वां है। बाएं छोर से राजू कितना हो गया? 12वां है। और रघु दाहिने छोर से 17वीं है। जो रघु है वो दाहिने छोर से कितनी है? 17वीं। ये कौन थे? राजू। यदि रवि को पंक्ति के बीच में बिठा दिया जाए तो, अब कह रहा है कि यदि रवि को पंक्ति के बीच में बैठा दिया जाए तो उसका दाहिने छोर से कौन सा स्थान होगा? मन में आपको ये कतई नहीं आना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि हम इधर बैठा हो कौन? राजू, और इधर बैठा हो राघव। ऐसा मन में आपके नहीं आना चाहिए, क्योंकि ओवरलैपिंग और सिंपल कंडीशन मैंने बहुत अच्छे से आप सबको क्लास में कराई है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा यहां पर। अब रवि एकदम बीच में बैठा है, 17 और 12 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 29। 29 हो जाएगा, मतलब कि 40 में से 29 बच्चे तो बैठ ही चुके हैं। बचे कितने? 11 बच्चे। अब 11 बच्चों में से 5 इधर होंगे, 5 इधर होंगे, और बीच में एक हो गया रवि। तो 12, 5, 17 और एक मिनट, दाहिने छोर से पूछी है
किसकी? रवि की दाहिने छोड़ते तो 17 5 22 और एक कितना हो जाएगा? 23। आंसर क्या लगा देंगे? ऑप्शन बी। बी ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हिंदी एक शब्द दिया गया है, इसके लिए कोड क्या होगा? आपको शायद स्क्रीन पे दिख रहा हो तो देखो, ऑप्शन सारे अलग अलग हैं और ऑप्शन अलग अलग है तो कहीं से भी करना शुरू कर सकते हैं। जैसे एच का पहले कोड निकालो, क्या एच का कोड 30 99 हाँ में से कौन सा होगा? क्या दोनों होगा या एक होगा? तो एच हमको कहाँ पे मिल रहा है? याद रखो ऐसे प्रश्न में क्या होता है, जब भी इस तरह के प्रश्न मैट्रिक्स से बनते हैं, सबसे पहले रो लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम। जैसे रो में लिखा है 1 नंबर, डी के लिए मान लो डी का कोड क्या क्या हो सकता है, तो डी किस रो पे आ रहा है? तो ये रो लिखा है नंबर 1। और कौन सी कॉलम पे आ रहा है? तो 0 कॉलम। कौन सी कॉलम? वो कॉलम जिसपे 0 नंबर है। तो डी का कोड क्या हो जाएगा? 10। उसी तरह ध्यान देना, और कहीं डी हमको नहीं मिल रहा है। ऐसे ही मान लो यहाँ पे डी लिखा होता या यहाँ पे डी लिखा होता तो हम कहते तीसरी रो और दूसरी कॉलम। तो पहला वाला रो है, मतलब जो 3 है वो रो है, जो 0 है वो कॉलम है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। हिंदी है, हिंदी का एच लिया, और क्या एच का कोड 30 और 99 दोनों है या दोनों में से एक है? तो देखो एच कहाँ पर है? एच इस पर हमें इस बॉक्स में मिल रहा है। अब इस बॉक्स में मिल रहा है तीसरी कॉलम और 0 वाली रो, इसका मतलब 30H का कोड होगा, है ना? और 30 होगा तो यहाँ पर ध्यान दो, एन दे 9 यहाँ नवी कॉलम और नवी रो में भी एच दे करके रखा हुआ है। इसका मतलब 30 भी होगा, 99 भी होगा। अब चारों ऑप्शन हमको में चारों में 30 और 99 मिला है, तो हम लास्ट से करना शुरू करते हैं। लास्ट में देखो आई है, आई का कोड यहाँ पे क्या दे रखा है? 75। 75 चेक करो फटाफट से, 75 देखेंगे। यहाँ पे दे रखा है रो 7 और कॉलम 5 में एच है ना कि आई, तो 75 हट गया, एक ऑप्शन कट गया। 31 चेक करते हैं, ये हो गया 3 और ये हो गया 1। ठीक है, 3 और 1 में टी दे के रखा हुआ है, 31 भी कट गया, कट गया। उसके बाद ध्यान दो, आई के लिए 98 दिया हुआ है, तो यहाँ पे है 9 वाली कॉलम, रो से गए और 8 वाली कॉलम पे आए तो यहाँ पर आई है। इसका मतलब 98 कोड होगा किसका? आई का। 98 कोड किसका हो जाएगा? आई का। और जब ये पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो ऑप्शन डी उठाया, क्या ऑप्शन डी एक चेक करते हैं, अगर ऑप्शन डी सही होगा तो यही आंसर होगा, अगर ये सही नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन सी होगा। हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ए और बी गलत हो चुका, बचा सी और डी। सी और डी में मान लो डी गलत निकल गया तो फिर हर हालत में सी होगा, हमें क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। किसी भी एक ऑप्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं, या तो सी को या तो डी को, है ना? तो 98 हो गया। अब डी के लिए क्या 10 कोड दे रहा है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। डी के लिए 10 कोड दे रहा है, 40 भी चेक कर लो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 में एम दे रहा है, मतलब डी आंसर सही होगा, सी गलत होगा। अगला क्वेश्चन, एक विशिष्ट कोड में CAB को 6 लिखा गया है, 312 को LEG को 6 लिखा गया है, MAP को 3 लिखा गया है। MAP को क्या करेंगे? 3 कर देंगे। कैसे कर देंगे, कोई बता सकता है? हाँ बहुत बढ़िया, देखो सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब ध्यान देना, प्लेस वैल्यू सबको हमने याद कराई है, इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ दो, 7 5 12 12 कितना हो जाएगा? 36। अगर प्लेस वैल्यू को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 12, हाँ 7 5 12 12 24 होता है, 36 नहीं होता है। 1 मिनट इसको हटा दो। 7 5 12 12 12 24, और 24 के दोनों अंकों को फिर जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो इस सेम लॉजिक मैप में लगा देंगे MAP, और इसी के अकॉर्डिंग जब लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। लिख लेना, M की वैल्यू 13, A की वैल्यू 1, P कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, 6 3 9 13 और 1 14 और 16 और 14 हो जाएगा 30, 30 का हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन,
विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा नहीं बनाया जा सकता ऑटो सजेशन से, बताइएगा कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। अब देखो टेस्ट बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, जो टेस्ट शब्द है वो बहुत आसानी से बनाया जाता है, गेस्टेशन भी आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन ग्रेट और हमारे पास दिया हुआ है क्या, ऑटो में जो ग्रेट शब्द है नहीं बनाया जा सकता क्योंकि आर नहीं है ऑटो सजेशन में कहीं पर भी। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सी वो आंसर है जो कि नहीं बनाया जा सकता। ठीक, तो ये तो वो क्वेश्चंस थे जो कि रीजनिंग के थे और आपने कैसे अटेम्प्ट किया है, जो क्वेश्चन आपसे छूट गए होंगे उसका भी सोल्यूशन यहाँ पे, पर प्रश्न आज के आसान थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन छूटा होगा, किसी ने भी छोड़ा होगा, तो वक्त कम था इसलिए जल्दी जल्दी हमने इन क्वेश्चंस को कराया है। कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो, कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी आप क्वेरी कर सकते हो। आज के लिए रीजनिंग में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सभी साथियों को, जय हिंद सभी साथियों को, और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं विशाल आप सभी के समक्ष हाजिर हुआ हूं लेकर 15 अगस्त विशेष स्वतंत्रता दिवस पर एसएससी जीडी पेपर का सॉल्यूशन। जी हां, जबरदस्त तरीके से करेंगे आज एसएससी जीडी के जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज कह लीजिए या जनरल स्टडीज कह लीजिए, जो 25 क्वेश्चन आते हैं उसका धुआंधार सॉल्यूशन। जी हाँ, देखते हैं और आप भी देखिएगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कितना पसंद आता है और कितना काम आता है। तो चलो भैया फटाफट आपकी स्क्रीन पर दस्तक देने जा रहा है पहला क्वेश्चन। जी हाँ, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दस्तक दे रहा है। क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए। लो भैया, पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त है, आपको बताना है तनाक। क्या बताना है, तनाक। आप सोच रहे होंगे सर तनाक क्या है, तो तनाक किस धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है ये आपको बताना है। चलो चलो भैया बताओ। द तनाक इज द सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ विच रिलीजन और सेक्ट, बताइए फटाफट किस धर्म से संबंधित है। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे आप पढ़ते हैं ना, आप जानते भी हैं कि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ जैसे भगवत गीता है ना, कुरान है जैसे, है ना मुस्लिमों के लिए, बाइबिल है जैसे ईसाइयों के लिए, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब है जैसे सिखों के लिए। तो वैसे ही आपको बताना है कि किस धर्म से रिलेटेड है तनक। तो देखो भैया, यहां पर पहली बात तो अगर हम ऑप्शन से चलें तो जैन धर्म तो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम एलिमिनेशन मेथड से चले तो भैया जैन धर्म तो नहीं हो सकता। कन्फ्यूशियस धर्म का कभी नाम नहीं सुना है तो ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन कन्फ्यूशियस धर्म, ताओ धर्म और यहूदी धर्म तीनों कंफ्यूज कर रहे हैं। तो अब भैया आपके पास बहुत ज्यादा एलिमिनेशन मेथड से जाने के चांसेस नहीं है। मतलब यह है कि अगर आपको जवाब नहीं पता है तो आपका क्वेश्चन, अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक लगाते हैं तो सही होने का चांस 1/3 है, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, अगर याद है तो ठीक है, और इसके बाद भी अगर आप चैलेंज लेना चाहते हैं, यहां पर रिस्क लेना चाहते हैं तो लगा दीजिएगा। बाकी इसका सही जवाब एग्जैक्टली क्या है, यहूदी धर्म। क्या है, यहूदी। अब जरा ध्यान से सुनिए कि यहूदी धर्म के मामले में, है ना, जैसे हमने आपको बता दिया, एग्जांपल्स बता ही दिए कि भाई जैसे, अब देखिए कुछ प्रमुख हम आपको बता देते हैं जो फेमस है, वो आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के लिए भगवत गीता, इस्लाम धर्म के लिए कुरान, ठीक है, ईसाई धर्म के लिए बाइबिल। लेकिन जो फेमस नहीं है, आई होप कि आप उसको नहीं जानते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए उसके बारे में बता दिया जाए। जैसे अगर आपसे कहा जाए जैन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ, तो भैया जैन धर्म के लिए जो पवित्र ग्रंथ होते हैं उनको कहते हैं आगम। क्या कहते हैं, आगम, या इन्हीं को कहा जाता है अंग। क्या कहा जाता है, अंग कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा 14 पूर्व भी है, ठीक है। अच्छा, अगर बौद्ध धर्म का पूछा जाए, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ, तो इसमें माना जाता है, किसे माना जाता है, त्रिपिटक को माना जाता है। किसे माना जाता है, त्रिपिटक को माना जाता है। इसी तरह से अगर सिख धर्म में पूछा जाए तो सिख धर्म के लिए आप क्या बताएंगे, गुरु ग्रंथ साहिब। क्या बताएंगे, गुरु ग्रंथ साहिब बताना है आपको, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ प्रमुख हैं जो हमने आपको बता दिए। अब जरा ध्यान दीजिए कि जो यहूदी धर्म है, तो
तो भैया देखो, अगर कहा जाए दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र, अगर दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र पूछता है तो आपको क्या बताना है? इजराइल बताना है। क्या बताना है भैया? इजराइल बताना है। और एक बात बताएं कि इजराइल की जो राष्ट्रीय भाषा है या जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी है क्या? हिब्रू। क्या है भैया? हिब्रू इनकी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये भी जानते रहिए। और इजराइल की राजधानी आप जानते ही हैं क्या है? यरूशलेम, जिसको लेकर अक्सर बवाल होता रहता है। और दुनिया के कुछ देश ही हैं जो यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। ठीक है, ज्यादातर देश अभी भी इजराइल की राजधानी क्या मानते हैं? तेल अवीव मानते हैं। क्या मानते हैं? तेल अवीव मानते हैं। ये आपको बता इसलिए दे रहे हैं कि सपोज कभी आपसे पूछ लिया जाए इजराइल की राजधानी, तो ऑप्शन में यदि यरूशलेम नहीं मिलता है तो आपको क्या बताना पड़ेगा? तेल अवीव बताना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और बता दे, आप देखिए इजराइल धर्म अभी हाल ही में इजराइल अभी हाल ही में चर्चा में रहा था। क्यों चर्चा में रहा था भैया? इसलिए चर्चा में रहा था क्योंकि आपने देखा होगा इजराइल पर आतंकवादी हमला हुआ। इजराइल पर किसका हमला हुआ? है ना, हमास का हमला हुआ। किसका हमला हुआ? हमास का हमला हुआ। रॉकेट हमले हुए और एक के बाद एक 100-200 नहीं, हजारों रॉकेट दागे गए। अब यहां पर आपको याद करना पड़ेगा कि हमास क्या है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि फिलिस्तीन का, कहां का भैया? फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है। कहां का? फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है। यह आपको याद करना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अक्सर पेपर में पूछ भी लेते हैं, पहले भी पूछा गया है। ठीक है भैया, अब देखना, याद रखना इसको कि फिलिस्तीन का, है ना, आतंकी संगठन है हमास। हमास ने जो रॉकेट दागे, इस दौरान एक चर्चा में आई जो मस्जिद, एक अल अक्सा मस्जिद है। कौन सी मस्जिद है? अल अक्सा मस्जिद। जो अल अक्सा मस्जिद है ये भी अभी हाल ही में चर्चा में थी, क्योंकि इसी की वजह से मेन बवाली हुआ था। ये कहां पर है? ये यरूशलेम में है। और आपको बता दें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो अल अक्सा मस्जिद है ये मुस्लिमों की, किसकी भैया? मुस्लिमों की तीसरी सबसे पवित्र स्थल, तीसरा पवित्र स्थल है। ठीक है, आप कहेंगे सर बाकी के 2 पवित्र स्थल कौन से हैं? तो जो प्रथम पवित्र स्थल है वो क्या है? वो है मक्का। और जो द्वितीय पवित्र स्थल है वो कौन सा है? वो है मदीना। आप समझ तो गए ही होंगे, मक्का में जो है मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, मदीना में इनकी डेथ हुई थी। और तीसरा पवित्र स्थल है अल अक्सा मस्जिद, यरूशलेम। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है क्वेश्चन? नगद आरक्षित अनुपात, दैट इज CRR, जिसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या फुल फॉर्म होता है? कैश रिजर्व रेशियो फुल फॉर्म होता है, की गणना प्रत्येक बैंक के प्रतिशत के रूप में की जाती है। आपको यह बताना है भैया, आपको बताना है कि जो कैश रिजर्व रेशियो है, ठीक है, इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ ईच बैंक्स। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने है, फटाफट इनको देखकर आप अपने मन में सोच लीजिए कि क्या इसका जवाब होना चाहिए। फिर जैसे ही मैं जवाब बताऊं सोचिएगा कि क्या आपने यही सोचा था। तो भैया इसका जवाब क्या है? शुद्ध मांग और समय देनदारियां। देखिए भैया एक बात आपको बताएं, जैसे होता क्या है, एक होता है CRR, एक होता है क्या? एक होता है SLR। ठीक है, एक होता है क्या? एक होता है बैंक रेट, एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। बात समझ रहे हैं? तो CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखो भैया इन चीजों को समझाने के लिए बकायदा कम से कम आधे घंटे का समय चाहिए। तो इस क्लास में तो मैं नहीं समझा सकता। हाँ, अगर आप पेड क्लास में मिलेंगे तो वहां पर इसको जरूर बेहतर तरीके से पूरा समझाया जाएगा। और एक बात बता दें कि यहां से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसके रेट पूछे जाते हैं। जैसे आप जब भी एग्जाम देने जाइए, खास करके यदि आप SSC का पेपर देने जा रहे हैं या बैंक का पेपर देने जा रहे हैं, तो SSC के पेपर में, बैंक के पेपर में खास करके यहां से पूछा जाता है कि वर्तमान में CRR कितना है, SLR कितना है, या रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट कितना है। ठीक है, तो ये अपडेट होता रहता है, हर महीने घटता बढ़ता भी रहता है कभी कभी। ठीक है, तो जब भी आप पेपर देने जाएं उसी महीने आप इसको अपडेट करके, है ना, याद करके जाएं। ठीक है, तो फिलहाल अभी बताने का कोई मतलब नहीं है, जब आपका पेपर होगा उसी दौरान इसे देखकर जाइएगा, है ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आपको बताना है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ, फर्स्ट अमेंडमेंट इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो भैया ऑप्शंस आपके सामने है 1951। देखिए क्या हुआ था, हुआ यह था कि एक डेट है 26 नवंबर 1949, इस दिन हमारा संविधान क्या है, बना। इस दिन हमारा संविधान क्या हुआ, बना। और एक डेट है आपकी 26 जनवरी 1950, इस डेट को क्या हुआ, इस डेट को हमारा संविधान लागू हुआ। भैया 1950 में संविधान लागू हुआ, 51 में पहला संशोधन हो गया। तो 51 में जो पहला संशोधन हुआ, इसके तहत हुआ क्या, 9th शेड्यूल, ठीक है, कौन सा, 9th शेड्यूल, जिसको हम अनुसूची कहते हैं, जोड़ी गई। ठीक है, अनुसूची जोड़ी गई तो इसे जोड़ा गया। ठीक है, और 9th शेड्यूल का संबंध किससे है, संपत्ति के अधिग्रहण से। किससे रिलेटेड है ये 9th शेड्यूल, संपत्ति के अधिग्रहण से रिलेटेड है। और इसके अलावा 9th शेड्यूल एक ऐसा शेड्यूल है जिसमें किसी भी विषय को अगर डाल दिया जाए, किसी भी मामले को, तो वो है ना न्यायिक जो पुनर्विलोकन है, जुडिशियल रिव्यू है, उसके एरिया से बाहर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताना है आपको कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस, जी हाँ, जल है तो कल है, जल है तो कल है। और एक बात बताएं कि भारत का पहला जिला, भारत का पहला जिला जहां पर भूमिगत जल पूरी तरह खत्म हो चुका है, फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया, है ना, जहां पर अंडर, ठीक है, जहां पर अंडर वाटर जो है, जो भूमिगत जल है, वो पूरी तरह खत्म हो चुका है, कौन सा है, चेन्नई। जी हाँ, कौन सा है, चेन्नई है। चलिए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। और दुनिया का सबसे प्रदूषित, है ना, शहरों की लिस्ट अभी हाल ही में जारी हुई, जिसमें चाइना का होतान शहर पहले नंबर पर है, लेकिन अपना उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जो है दूसरे नंबर पर है। और टॉप 30 सिटीज में 22 के आसपास शहर भारत के हैं। ठीक है, तो बहुत चिंताजनक बात है। चलिए फिलहाल बताएं विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो भैया 22 मार्च को। अब जरा मार्च का आपको दिवस बता देते हैं। देखिए, एक है 8 मार्च, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अगर आप देखेंगे तो 8 मार्च को मनाया जाता है क्या, महिला दिवस। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, ये मनाया जाता है महिला दिवस मनाया जाता है। अब जरा और भी देख लीजिए, एक है 21 मार्च, आपके लिए 21 मार्च भी इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च भी इंपॉर्टेंट है, यही नहीं 23 मार्च भी इंपॉर्टेंट है, यही नहीं 24 मार्च भी इंपॉर्टेंट है। तो भैया ये सब एक तरफ से इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस। ठीक है, वानिकी किसे कहते हैं, रिहायशी इलाकों में जो पेड़ पौधे वगैरह लगाने को बढ़ावा दिया जाता है, वही है। ठीक है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो भैया जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, जल दिवस। ठीक है, और भारत का पहला राज्य जिसने हर घर जल पहुंचा दिया है नल से, ठीक है, कौन सा राज्य है, गोवा। गोवा पहला राज्य है जहां पर हर घर जल नल से पहुंच चुका है। ठीक है, चलिए 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं, मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है, क्योंकि इसी दिन किसकी स्थापना हुई थी, इसी दिन स्थापना हुई थी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 1950 में हुई थी। 23 मार्च को ही शहीदी दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, शहीदी दिवस। ठीक है, देखिए एक है शहीदी दिवस और एक है शहीद दिवस। तो भैया शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। और 23 मार्च को मनाया जाता है शहीदी दिवस, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इसी दिन फांसी हुई थी। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, यहां मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस। ठीक है भैया, तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक साथ हमने आपको यहां पर बता दिए चाले। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर आंसर लगा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसने गंगईकोंड चोल या गंगा नदी के विजेता की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो गंगई चोला, है ना, या फिर है ना कॉन्क्वेर ऑफ गंगा की जो टाइटल है, जो उपाधि है, वो किसने धारण की थी, बताइए। एकदम भैया ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में, स्पेशली एसएससी में। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका जवाब, तो इसका जवाब हो जाएगा राजेंद्र चोला प्रथम। क्या हो जाएगा, राजेंद्र चोला प्रथम।
अब जरा आपको बताएं कि जहां तक चोलों का सवाल है, ठीक है, चोल साम्राज्य का, चोला अंपायर्स का सवाल है, तो इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था विजयालय। कौन था? ये संस्थापक है, ठीक है, ये इस वंश के संस्थापक हैं और ये इस वंश के अंतिम शासक हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहां पर आप समझ पा रहे हैं कि कौन संस्थापक और कौन अंतिम शासक। तो भैया ये संस्थापक और ये अंतिम शासक। और एक बात आपको बता दें कि यहां पर ये जो राजेंद्र चोल हैं, एक समय में इन्होंने पूरा श्रीलंका विजय की थी। क्या विजय किया था? श्रीलंका विजय की थी, श्रीलंका को भी इन्होंने जीता था। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? तो इनकी राजधानी हुआ करती थी उरैयूर शुरू में, और भी राजधानियां रही हैं लेकिन मुख्य रूप से क्या है? उरैयूर, ठीक है, और एक थी तंजावुर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से चाय में क्या पाया जाता है? आपको बताना है चाय में क्या पाया जाता है। तो चाय में क्या पाया जाता है भैया? है ना, देखो भैया, टी में जो है पाया जाता है टैनिन, ध्यान दीजिएगा, है ना। कॉफी में होता है कैफीन, कॉफी में होता है कैफीन, और चाय में होता है टैनिन, ठीक है। तो इसको याद रखना है। बाकी कुछ चीजें जैसे देखिए एसिटिक एसिड यहां पर लिखा हुआ है। एसिटिक अम्ल जो होता है यह खट्टे फलों में पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बताएंगे एसिटिक एसिड। और जो पूछा जाता है जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी बहुत पूछा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसका फॉर्मूला कई बार पूछ लेते हैं H2SO4, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए? लो भैया गजब की बात है, मतलब तंत्र मंत्र, जादू टोना, चमत्कार सब बताया गया है। कौन से वेद में बताया गया है यह आपको बताना है। तो भैया इसका जवाब है अथर्ववेद। आपको पता है अथर्ववेद जो होता है, ठीक है, कौन सा वेद? अथर्ववेद जो होता है, इसमें अथर्व का मतलब ही क्या होता है? अथर्व का मतलब होता है पवित्र जादू। क्या मतलब होता है भैया? पवित्र जादू। आइए जरा जादू दिखाते हैं आपको, कराते हैं याद, और देखिए कैसे याद होगा। ये देखिए री लिखा है, ऋग्वेद। क्या लिखा है? ऋग्वेद। और री से ऋग्वेद होता है, और री से ही क्या होता है? ऋषि होता है। ध्यान दीजिए हम आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं, यही है वीके के जीके का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलो वीके का जीके देख लो। री से ऋग्वेद और री से ऋषि, री से ऋग्वेद और री से ऋषि। और ऋषियों का काम क्या है? ऋषियों का काम है ईश्वर महिमा। बात कुछ समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही भैया? री से ऋग्वेद, री से ऋषि, और ऋषियों का काम है ईश्वर महिमा। इसका मतलब ऋग्वेद में क्या लिखा है? ईश्वर महिमा की बातें लिखी है, ठीक है। ये देखो सा से सामवेद और सा से संगीत। क्या है भैया? सा से सामवेद और सा से संगीत। और संगीत की उत्पत्ति भारत में कहां से हुई? सामवेद से हुई। और साम का मतलब ही होता है संगीत या गायन, ठीक है। और सामवेद में ही सबसे पहले किसका उल्लेख मिलता है? सप्त स्वरों का उल्लेख मिलता है, सारे गामा पा धा नी सा, वही वही, ठीक है, वही वाला, ठीक। और देखो यजुर्वेद, ये तो बहुत आसान है। यस यजुर्वेद और यस से क्या? यज्ञ। यस यजुर्वेद और यस से यज्ञ है कि नहीं? तो यज्ञ करने संबंधी जो विधियां हैं वो यजुर्वेद में लिखी हैं। और यज्ञ जो किया जाता है, पूजा पाठ, इसका मतलब ये क्या है? ये कर्मकांड है। इसका मतलब कर्मकांडीय वेद है। समझ गए ना? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कैमोरिन, केप कमोरिन किस देश में स्थित है ना? इन विच कंट्री केप कमोरिन इज लोकेटेड, आपको ये बता। तो बड़ा आसान सा है भैया, केप कमोरिन पूछ के आपको कंफ्यूज किया जा रहा है और कुछ नहीं भैया, ये भारत में ही है केप कमोरिन। और केप कमोरिन क्या है पता है? भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु, है ना, भारत की मुख्य भूमिका, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु, है ना, मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। और कहां पड़ता है ये पड़ता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी मतलब तमिलनाडु, कन्याकुमारी मतलब तमिलनाडु राज्य में, ठीक है भैया। बाकी अगर और चीजें आप जानना चाहते हैं तो बाकी आप यूं समझ लीजिए कि जैसे भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो भैया इंदिरा कॉल है। कौन सा है? इंदिरा कॉल है, जो कि कहां पर स्थित है? सियाचिन। और सियाचिन वर्तमान में कहां पड़ेगा? लद्दाख में पड़ेगा, ठीक है। और जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है? ये आपका है ना, किबीथू। कौन सा है? किबीथू। और किबीथू कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। कहां स्थित है? ग्रेट निकोबार में। कहां स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है,
ठीक है। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गौर मोती या गुहार, है ना, गौर मोती कह सकते हैं या गुहार मोती कह सकते हैं। ठीक है, कहाँ स्थित है? इसको सरक्रीक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सरक्रीक भी कहते हैं। ठीक है, और ये गुजरात में है। ठीक है, इसको सरक्रीक भी कहते हैं, और इसको याद रखिएगा, इसको वालांगू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वालांगू, है कि नहीं? तो भैया जब पढ़ाया जाएगा इसको क्लास में, तो एकदम एक एक करके मैप पर दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा, और याद करने का तरीका भी खूबसूरत से बताया जाएगा, बड़ी खूबसूरती से। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ फेडरल, ठीक है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो भैया यहां पर समझिए, और ज्यादातर लोगों ने जवाब सोच भी लिया होगा, और मुझे पता है कि सही होगा। आसान सा सवाल है, मीडिया। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है पता है आपको? पता है, अगर आपसे कहा जाए भारतीय राज व्यवस्था, ठीक है, राज व्यवस्था जो है, भारतीय राज व्यवस्था के आधार स्तंभ, क्या पूछा जाए? भारतीय राज व्यवस्था के आधार स्तंभ अगर पूछा जाए, तो आपको जवाब क्या देना चाहिए पता है? भारतीय राज व्यवस्था के यही 3 तो आधार स्तंभ हैं। कौन सा? ठीक है, भारतीय राज व्यवस्था के आधार स्तंभ, पहला एक है न्यायपालिका, एक है कार्यपालिका, और एक है विधायिका। वो अलग बात है कि मीडिया के लिए क्या कहा जाता है? फोर्थ स्तंभ शब्द का इस्तेमाल होता है। फोर्थ स्तंभ या खंबा, ठीक है, या चौथा स्तंभ कह लेते हैं। ठीक है, चौथा स्तंभ, भारतीय राज व्यवस्था का चौथा स्तंभ किसे कहते हैं? मीडिया को कहते हैं। लेकिन मीडिया में क्या होता है? मीडिया में जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका का पूरा संगठन है, क्या मीडिया का ऐसा संगठन तो होता नहीं। मीडिया एक अलग चीज हो जाती है। ठीक है, वो शासन प्रशासन वगैरह में तो भागीदार बन नहीं रही। हाँ, एक क्वेश्चन हो सकता है कि रामनाथ कोविंद साहब ने, करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद साहब ने किसे भारतीय लोकतंत्र की आत्मा कहा है? तो भैया, है ना, किसे कहा है? मीडिया को, प्रेस को भारतीय लोकतंत्र की आत्मा कहा है। ठीक है, इसको भी याद रखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ना। बाकी मीडिया को भी स्वतंत्रता है, प्रेस की भी स्वतंत्रता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के ए में। ठीक है, स्वतंत्रता। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल बेसिन में जल प्रदूषण का एक अहम घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन इन बंगाल बेसिन? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने है ना। इसका जवाब क्या होगा भैया? इसका जवाब होगा आर्सेनिक। क्या जवाब होगा? आर्सेनिक इसका जवाब होगा। जैसे एक क्वेश्चन यहां से दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में आर्सेनिक जल प्रदूषण के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है? तो भैया, जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण आर्सेनिक किस राज्य में है? बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल राज्य में। और अभी हमने आपको बताया था कि हर घर जल, है ना, हर घर नल से जल वाला पहला राज्य गोवा है। ठीक है, और चेन्नई में भूमिगत जल खत्म हो गया। तो जल बचाओ, क्योंकि जल ही कल है, जल है तो जीवन है, जल है तो हम है, H2O। ठीक है, लो भैया, कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है, घटना अंतर्निहित होती है? क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज इन्वॉल्व इन कैलिडोस्कोप? ठीक है, तो देखिए भाई, यहां पर तो वैसे मैं आपको जवाब बता दे रहे हैं, रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन। लेकिन फिर यही कहूंगा कि आपको ये सारे अंतर समझने पड़ेंगे कि अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है। ये चारों चीजें समझने के लिए फिर से अगेन मैं कहूंगा कि कम से कम 12 से 15 मिनट की क्लास चाहिए, और ये क्लास में ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी SSC GD की क्लास ज्वाइन करें। वहां पर आपको ये सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझाई जाएंगे विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, उदाहरण के साथ, एकदम दूध का दूध और पानी का पानी जैसे होता है वैसे ही याद होगा आपको, इस बात का वादा है। ठीक है, और आज के दिन कोई गलत वादा तो कर ही नहीं सकते हम। देश की आजादी का दिन है, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस का दिन है, भारत माता को नमन करते हैं और जय हिंद वंदे मातरम के साथ ये वादा करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये होगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्या कि डायमंड जो होता है, हीरा जो होता है, वो क्यों चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसी तरह के सबके एग्जाम्पल देंगे जो पूछा जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने तत्वों को धातु और एवं गैर धातुओं में, मतलब यूं समझ लीजिए कि आपको बताना है कि हु आउट ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स का मतलब हो गया धातु, और गैर धातु जिसे हम अधातु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं?
अधातु भी कह सकते हैं। देखिए होता क्या है, धातु क्या होता है, धातु वो होता है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बन जाए, और गैर धातु वो उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बन जाए, है ना, ऋणायन बन जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर है, इसे भी क्लास में बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है भैया, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल इसका जवाब बता लिया जाए, इसका जवाब क्या होगा, लवोसिए। ठीक है, लवोसिए। ठीक, हाँ, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भूले भटके के आते हैं और परेशान होते हैं आप भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, अधिकांश अधिकाधिक लाभांश देने वाली कंपनियों के शेयरों को क्या कहा जाता है। अधिकाधिक लाभांश देने वाली कंपनियों के शेयरों को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ब्लू चिप शेयर। क्या कहते हैं, ब्लू चिप शेयर। इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू शेयर मार्केट। ये किससे रिलेटेड है, शेयर मार्केट से रिलेटेड है। और शेयर मार्केट के मामले में आपको सेबी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और सेबी का मतलब क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इसकी नींव तो रखी गई थी वैसे 1988 में। कब रखी गई थी, 1988 में, लेकिन वास्तव में इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, जब इसे अधिनियमित किया गया था। न्यू 1988 में पड़ी है, लेकिन 92 में स्थापना इसलिए मानी जाती है क्योंकि 92 में संसद ने विधेयक पारित करके इसे स्थापित किया। और इसका हेड ऑफिस आपको मुंबई में मिलेगा। कहां पर मिलेगा, मुंबई में। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, जी हां, भारत की आर्थिक राजधानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1946 में, जी हां, 1946 में लंदन में भारत के बाहर एक शाखा खोलने वाली पहली भारतीय बैंक कौन सी थी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त। 1946 में, इट इज एक्चुअली अ टाइम ऑफ बिफोर इंडिपेंडेंस। 1947 के एक साल पहले की बात है। बहुत गजब का काम किया था भैया, लंदन में सीधा, कहां, लंदन में सीधा शाखा खोल डाली, ब्रांच खोल डाली। एकदम गजब का काम किया था बैंक ऑफ इंडिया ने। अब देखो एक बात आपको बता दें, जहां तक इस तरह के क्वेश्चंस का सवाल है, अगर हम देखें तो कहा जाए पहली भारतीय बैंक, ठीक है, अगर कहा जाए कि भारतीय बैंक, भारत में खुलने वाली जो पहली बैंक थी वो कौन सी थी, तो पहली बैंक थी अवध कॉमर्शियल बैंक। कौन सी थी, अवध कॉमर्शियल बैंक जो है ये पहली थी जो भारत में खुली थी। ठीक है, अवध कॉमर्शियल बैंक भारत में खुलने वाली पहली बैंक थी। लेकिन पूर्णतः पहली भारतीय बैंक, अगर पूर्णतः पहली भारतीय बैंक पूछे तो आप बताएंगे पंजाब नेशनल बैंक। किसके द्वारा स्थापित की गई थी, बाय लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के द्वारा। समझ रहे हैं। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए, देखिए एक क्या हुआ, एक थी बैंक ऑफ बॉम्बे, एक थी बैंक ऑफ बॉम्बे, एक थी बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है, और एक थी बैंक ऑफ कलकत्ता। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर क्या किया गया, इन तीनों को मिलाकर 1921 में बना दिया गया क्या, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या बना दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बना दिया गया। फिर इसी इंपीरियल बैंक को 1955 में क्या किया, एसबीआई बना दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। क्या बना दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, आरबीआई की अगर हम बात करें तो भैया आरबीआई की स्थापना एक पूछता है, तो आरबीआई की अगर स्थापना पूछे तो स्थापना हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी स्थापना, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। लेकिन अगर इसका राष्ट्रीयकरण पूछे, ठीक है, अगर कहता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो राष्ट्रीयकरण आप बताएंगे 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण। इसके पहले गवर्नर थे कौन, ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन आजादी के बाद इसके पहले गवर्नर कौन थे, वो थे सीडी देशमुख। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। अब अच्छा एक बात और बताएं, वर्तमान में जो सरकारी कंपनी बैंकें हैं भारत में, वर्तमान में कितनी सरकारी बैंक हैं, तो भारत में वर्तमान में सरकारी बैंकों की संख्या है 13। कितनी सरकारी बैंकें हैं, 13। और सबसे बड़ी सरकारी बैंक पूछे तो एसबीआई बताना, और सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक पूछे तो एचडीएफसी बताना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में निम्नलिखित में से 5 वर्षीय योजनाओं में से कौन सी लागू की गई थी, है ना, बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान वॉज इंप्लीमेंटेड इन द 50th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। देखो भैया इसका जवाब है 9वीं।
दरअसल में 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 में शुरू हुई थी और 2002 में खत्म हुई। पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान आप जानते ही होंगे। देखिए, जहां तक 5 ईयर प्लान का सवाल है, पूरे 5 साल के लिए प्लान बनता है कि कैसे देश का सामाजिक आर्थिक है ना विकास के मार्ग पर आगे अग्रसर करना है। ठीक है, और जहां तक 5 ईयर प्लान्स का सवाल है ना, जहां तक 5 ईयर प्लान्स का सवाल है, ये 5 ईयर प्लान्स बनाता कौन है? पहले योजना आयोग बनाता था। कौन बनाता था पहले? पहले इस आयोग है ना बनाता था योजना आयोग, लेकिन योजना आयोग की जगह पर अब क्या आ गया? अब आ गया नीति आयोग। क्या आ गया भैया? नीति आयोग आ गया। और नीति आयोग कब आया? तो ये आया है 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, अब आ गया है नीति आयोग। ठीक है, 1 जनवरी 2015 से आ गया है क्या? नीति आयोग। ठीक है भैया, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। जब अब पढ़ेंगे क्लास में तो आपको पूरा 5 ईयर प्लान बताएंगे ना, कौन कौन से 5 ईयर प्लान रहे, कब कब योजना विकास रहा। ठीक है, उसमें रोलिंग प्लान चले तो उनका क्या रोल रहा। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो किसके मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। जो दूसरा 5 ईयर प्लान था वो किस पर आधारित था? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ गोवा फॉट? ठीक है, बैटल ऑफ गोवा है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट बैटल ऑफ गोवा। तो बैटल ऑफ गोवा 1510 में हुई थी। देखिए हुआ क्या था कि पुर्तगाली, अगर हम पुर्तगालियों की बात करें तो देखिए, पुर्तगाली अगर वायसराय की बात करें तो 2 पुर्तगाली वायसराय महत्वपूर्ण होते हैं जो स्टार्टिंग में आए थे। ठीक है, कौन कौन से? एक पहला पुर्तगाली वायसराय जिसका नाम था है ना अल्मीड़ा। क्या नाम था? अल्मीड़ा। ठीक है, और जो दूसरा आया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है अल्बुकर्क। और भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक इसी को माना जाता है। और जिस समय अल्बुकर्क था, ठीक है, जिस समय अल्बुकर्क था उस समय हुआ क्या वो भी देख लो। अल्बुकर्क के समय में 1510 में है ना, 1510 में है ना गोवा जीता। किसने गोवा जीता? पुर्तगालियों ने। ठीक है, और अल्बुकर्क ने गोवा किससे जीता? यूसुफ आदिल शाह से। किससे जीता? यूसुफ आदिल शाह से जीता। यूसुफ आदिल शाह कौन था आप कहेंगे? यूसुफ आदिल शाह से अगर जीता है तो ये यूसुफ आदिल शाह कहां का था? बीजापुर का था। कहां का था? बीजापुर का था। बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जीता। बीजापुर वर्तमान में कर्नाटक में पड़ा था। बीजापुर एक छोटा सा राज्य था, वहीं पर शासक था यूसुफ आदिल शाह, उसी को हराकर जीता था। और गोवा को जीतते ही भारत में पुर्तगाली राज्य की नींव पड़ गई। ठीक है, तो क्षेत्रीय राज्य जो पुर्तगालियों ने स्थापित किया वो गोवा को जीतकर 1510 में स्थापित किया। और आपको यह भी याद होना चाहिए कि गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में 1961 तक रहा। और भारत आने वाले है ना, भारत आने वाले पुर्तगाली पहले थे और भारत से जाने वाले पुर्तगाली अंतिम थे। सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। 1961 में हमने गोवा को आजाद कराया और इसके लिए हमें क्या चलाना पड़ा? इसके लिए हमें चलाना पड़ा ऑपरेशन विजय। क्या चलाना पड़ा? ऑपरेशन विजय चलाना पड़ा। और इसके बाद गोवा को हमने अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके अलावा जो भी अन्य पुर्तगाली बस्तियां थी जैसे दमन दीप वगैरह वो भी ले लिया। दादर नगर हवेली हम 1954 में ही ले चुके थे। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताना है कि प्याज जो हम खाते हैं, जो ओनियन हम लोग खाते हैं, वो प्याज होता क्या है? तना होता है, जड़ होता है, पत्ती होता है या फूल होता है? ठीक है, जैसे क्या लगता है कि जैसे हम प्याज खाते हैं तो क्या होता है कि धरती के नीचे से खोद के निकाला जाता है ना, और प्याज के साथ जो नीचे जड़ भी लगी रहती तो हमें लगता है कि जड़ ही तो है, जड़ ही तो खाते हैं। लेकिन नहीं भैया, ऐसा नहीं है। क्या खाते हैं एक्चुअली में? तना खाते हैं। क्या खाते हैं? तना खाते हैं। अब एक बात का और ध्यान रखिएगा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आलू है, आलू भी क्या है? तना ही है। आलू का भी हम लोग तना ही खा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह की चीजें आपको ट्रिकी तरीके से याद कराएंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? ये है कि किसने कहा था कि प्रजातंत्र लोगों का लोगों के लिए और लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक है, लोगों का लोगों के लिए लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है। मतलब क्या? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है ये ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल है। ये किसने कहा था? ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन कौन थे? 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है कि नहीं? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अच्छा, तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जो थे वो भी सुन लीजिए। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो अमेरिका के थे वो कौन थे? वो थे वॉशिंगटन। कौन थे? वॉशिंगटन।
और आपको बताएं, जो जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक भी हैं, और इन्हीं के नाम पर अमेरिका की राजधानी का नाम है वॉशिंगटन डीसी। बात समझ रहे हैं? अच्छा, प्रेजेंट टाइम में कौन है? प्रेजेंट टाइम वाला भी तो याद रखिए। तो आपको पता है कि जो बाइडन है, लेकिन जो बाइडन थोड़ा ना पेपर में पूछेगा, आपसे पूछेगा कौन से नंबर के हैं, तो 46वें नंबर के हैं। और इस समय प्रेजेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट तो वो है कमला हैरिस। कौन है भैया? कमला हैरिस है। और कमला हैरिस का सीक्वेंस भी याद रखना पड़ेगा, कौन से नंबर की है, तो 49th। ठीक है भैया, तो इसको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो टर्म्ड एज मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर? ऑप्शंस आपके सामने, और आप सब जानते हैं कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है भैया, ये इसका फुल फॉर्म है। और यहां पर रीड ओनली मेमोरी, रोम तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे क्या होता है कि डाटा रोम में जाता है, फिर वहीं से परमानेंटली फिर डिलीट हो जाता है, मतलब वहीं से फिर डिलीट हो जाता है। रैम में जो स्टोर होता है वो लंबे समय तक स्टोर रहता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी हार्ड डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क वगैरह जो है, ये भी क्या है? ये भी मेमोरी डिवाइसेज हैं, स्टोरेज डिवाइसेज हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से जवाब रैम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को उसके सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने और एक नई सामाजिक व्यवस्था लाने का दिशा निर्देश देता? आपको संविधान के अकॉर्डिंग बताना है कि हमारा जो संविधान है, इसमें जो अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग जो प्रावधान है, प्रोविजंस हैं, आपको यह बताना है कि हमारे संविधान में ऐसा क्या है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कहां से कहां तक के अनुच्छेद हैं, जिसमें बताया गया है कि राज्य है ना, राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि भैया आप अपनी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए आप ये काम करिए, आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो राज्यों को, है ना, आप समझ गए होंगे कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। क्या कहेंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है, ये आर्टिकल 36 से शुरू होकर कहां तक है? 51 तक है ना। आर्टिकल 36 से शुरू होकर 51 तक है ना डीपीएसपी। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या जवाब होगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र शहर जिसे 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ओनली इंडियन सिटी टू गेट ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड ऑनर। ठीक है, तो ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड का जो पुरस्कार है, समझ लीजिए एक तरह से, वो किसे मिला है? हैदराबाद को मिला। किसे मिला है? हैदराबाद को। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी। किसकी? तेलंगाना की राजधानी है, जो भारत का 29वां राज्य बना था। कब बना था तेलंगाना? 2 जून को बना था, 2 जून 2014 को। और भारत का जो 25वां हाई कोर्ट है, क्या भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट। भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। तो भारत का जो 24th हाई कोर्ट है वो कहां का है? आंध्रा का। कहां का है? आंध्रा का। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, और पहले जो हाई कोर्ट था वो हैदराबाद में हुआ करता था। तो जो हाई कोर्ट है वो तेलंगाना के हिस्से में आया, तो आंध्र प्रदेश को अपना नया हाई कोर्ट बनाना पड़ा। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में किए जा रहे सबसे बड़े युद्धाभ्यास का क्या नाम? What is the name of the largest exercise being conducted by the Indian Navy in the Indian Ocean region? तो भैया ज्यादातर जानकारी तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिया है। क्या? पहली बात कि भारतीय नौसेना एक्सरसाइज कर रही है, दूसरी बात कहां पर एक्सरसाइज कर रही है? हिंद महासागर में कर रही है, और तीसरी बात कि आपको यह याद रखना है कि इसका नाम क्या है? ट्रोपेक्स। क्या नाम है भैया? ट्रोपेक्स। ठीक है, यह आपको याद रखना। और जो डस्टलिक एक्सरसाइज है, ये अभी हुई थी किसके साथ? कजाकिस्तान के साथ। किसके साथ हुई थी? कजाकिस्तान के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त, जिंदाबाद। देखो भैया क्या है कि जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स आपको जब पढ़ाएंगे तो विभिन्न एक्सरसाइजेस भी, विभिन्न जो युद्धाभ्यास हैं वो भी तो पढ़ाएंगे। फिलहाल चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, मानस नदी किसकी सहायक नदी? मानस जो नदी है ये किसकी सहायक नदी?
तो मानस नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, मानस जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र के बारे में आपको एक बात एकदम यकीनन है ना सही से आपको याद होनी चाहिए कि अगर हम मैप के अकॉर्डिंग देखें भैया, तो मैप के अकॉर्डिंग एक चीज को आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि भाई क्या होता है, होता यह है कि ये इस तरह से अगर मैप एक तरह से रफली बना लिया हमने, तो यहां समझिए कि ये जो तिब्बत वाला पोर्शन है, यहां पर एक झील है जिसका नाम है क्या, मानसरोवर। और इसी मानसरोवर झील के निकट से क्या होता है, इसी मानसरोवर झील के निकट से 3 नदियां निकलती हैं। जैसे एक नदी यहां से निकलती है, और ये कौन सी नदी है, ये है सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी। यहां पर एक नदी निकलती है, ये कौन सी नदी है, ये है सतलज नदी, ठीक है। और यहां से एक नदी इधर से निकल के इस तरह से आती है, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। शॉर्टकट में अगर आप याद करें तो इसको क्या याद कर सकते हैं पता है, इसको आप याद कर सकते हैं एसएसबी। देखिए, एस फॉर सिंध, एस फॉर सतलज और बी फॉर ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां मानसरोवर झील के निकट से निकलती। और ये वाली जो नदी है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, इसको जब यहां निकलती है ना, तो यहां पर क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है। क्या कहते हैं, सांगपो कहा जाता है, मतलब शुद्ध करने वाली। और जब ये ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है, तो जिस दर्रे से प्रवेश करती है उसका नाम है यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रे से प्रवेश, ठीक है, ये यहां लिख दिया। और जैसे ही प्रवेश करती है इसका नाम क्या हो जाता है, यहां पर इसका नाम हो जाता है दिहांग। क्या हो जाता है, दिहांग, ठीक है। और जब असम में प्रवेश करती है तब इसका नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम क्या होता है ना, यहां पर तब इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या नाम हो जाता है, जमुना, ठीक है। और जब ये गंगा से मिल जाती है तब इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना, समझ रहे। तो ये ब्रह्मपुत्र, देखो भैया ऐसा है, जब ब्रह्मपुत्र के बारे में क्लास में पढ़ाएंगे तो पूरे मैप से समझाएंगे कि कौन सी नदी कहां से आ रही। फिलहाल जो मानस नदी है ना, वो मानस नदी भूटान से बहते हुए आकर असम में, ये कौन सी नदी है, ये मानस नदी, जो क्वेश्चन था, मानस नदी भूटान से बहते हुए आकर असम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती, ठीक है। कहां मिलती है, जोगी घोपा के समीप। कहां पर, जोगी घोपा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी। मतलब जो प्रेसिडेंट है वो कितने मेंबर्स नॉमिनेट करता है इन राज्यसभा। देखो भैया, आपको नॉमिनेशन वाला मामला समझ लो। जहां तक नॉमिनेशन का सवाल है, नॉमिनेशन का मतलब हो गया नामांकित या मनोनीत। नॉमिनेशन क्या है, प्रेसिडेंट जो नॉमिनेशन करता है वो समझिए। प्रेसिडेंट जो है लोकसभा में मनोनीत करता है कितने सदस्य, 2 सदस्य, ठीक है। और राज्यसभा में, ठीक है, कहां पर भैया, राज्यसभा में मनोनीत करता है कितने सदस्य, 12 सदस्य। अब आपको यह भी ध्यान देना है कि ये जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये कहां से मनोनीत किए जाते हैं, एंग्लो इंडियन से, ठीक है, मतलब जो एंग्लो इंडियन हो। किस आर्टिकल के तहत, तो ये आता है आर्टिकल 23, ये आता है आर्टिकल 331। कौन सा आता है, आर्टिकल 331। और यहां जो मनोनीत करते हैं इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है, लास। क्या है, लास। मतलब एल का मतलब क्या हो गया, एल का मतलब हो गया लिटरेचर, और ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब हो गया आर्ट, एस का मतलब क्या हो गया, सोशल वर्क, और एस का मतलब क्या हो गया फिर यहां पर, साइंस, ठीक है। मतलब लिटरेचर, आर्ट, सोशल वर्क और साइंस के क्षेत्रों से 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। किस आर्टिकल में यह बात लिखी है, 80 में लिखी है, आर्टिकल 80 में लिखा है। अब जरा एक बात और समझो, एक बात और समझिए कि हाल ही में ये वाली व्यवस्था क्या कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है, ठीक है। यह व्यवस्था कब समाप्त की गई ये भी आपको बता दें, 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर 2020 को, 12 दिसंबर 2020 को यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई, जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम था। कौन सा, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ, उसके माध्यम से आना जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की परंपरा अभी तक चल रही थी, इसे समाप्त कर दिया गया। अब केवल ये कंटिन्यू है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन यह है कि त्रावणकोर की रियासत, पहली बात तो ये कि त्रावणकोर की रियासत कहां थी, यही समझ लीजिए। कहां पर थी भैया, केरला में थी,
ठीक है, आगे क्या लिखा है, वायकोम सत्याग्रह किस मुद्दे से संबंधित था। वायकोम सत्याग्रह जो हुआ था, यह सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कब हुआ था, 1924-25 में हुआ था। 1924-25 में यह वायकोम सत्याग्रह हुआ था। अब किसके खिलाफ था यह आपको बताना है, तो भैया ये था निम्न वर्गों का मंदिरों में प्रवेश। जी हां, त्रावणकोर रियासत में निम्न जातियां जो थी, जो दलित जातियां थी, उनको मंदिरों में है ना जाने से रोका जाता था। तो गांधीवादी विचारधारा पर चलते हुए इन लोगों ने है ना क्या किया, आंदोलन चलाया, और इसी आंदोलन को क्या कहा गया, वायकोम सत्याग्रह कहा गया। तो मतलब कह सकते हैं कि अस्पृश्यता के या छुआछूत के विरुद्ध था। ठीक है, छुआछूत के विरुद्ध था। ठीक है, और आगे चलकर फिर इसके सफलता भी मिली, और कहीं ना कहीं छुआछूत काफी हद तक यहाँ पर कम हो गया, और कई सारे अधिकार निम्न जाति के लोगों को यहाँ पर मिल गए। ठीक है भैया, तो यहाँ पर ये 25 क्वेश्चन हमने एसएससी जीडी के धुआंधार सॉल्व करा दिए हैं। जीए, जीएस और जीके का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। पेड बैच में मिलिए और वहां पर एडमिशन लेकर आप अपनी तैयारी को पुख्ता करिए, और देश के क्या बनिए, देश के रक्षक बनिए। क्या बनिए, देश के रक्षक। ठीक है, चलिए तो मैं यहीं पर आज की ये क्लास समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे ठीक है नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अच्छे से रहिए, थैंक यू। नमस्कार, मैं पुलकित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन हिंदी और अंग्रेजी आपको पता होगा, आपकी भाषा है, जिसमें हम लोग आज सॉल्व करेंगे हिंदी के प्रश्न। जो आपके हिंदी के प्रश्न 25 पूछे जाएंगे, उनका संपूर्ण विश्लेषण आपके समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूं, लेकर आया हूं। जल्दी से जुड़ जाइए और एक एक प्रश्न का विश्लेषण करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए हैं, कितने नहीं किए हैं, और जो भी डाउट है उनको क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो मेरे साथ जल्दी से जुड़ जाओ बच्चा, जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी लोग। देखिएगा, पहला प्रश्न था कि रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। यह पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे कि रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। सर अगर हम लोग बात करें, रस की बात करें ना, रस की बात करें तो आप बताओगे सर ये रस का जो संबंध है वो माना जाता है कहां से, कहां से माना जाता है? आप बताओगे रस का संबंध माना जाता है किस धातु से? आप बताओगे सर स्त्री धातु से। किस धातु से? आप बताओगे सर स्त्री धातु से माना जाता है ना। तो बिल्कुल आप बताओगे सर, इसका जवाब हो जाएगा सर स्त्री धातु से। इसका अर्थ होता है बहता हुआ। क्या होता है? बहता हुआ। आप तुरंत बताओगे इसका अर्थ होता है बहता हुआ। तो वह जो हृदय में जिसका बहाव हो, आप बताओगे रस, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कि जो रस का संबंध है वो किससे है? आप बताओगे स्त्री धातु से है। किस धातु से है? स्त्री धातु से रस का संबंध है, जो बहता हो जिसका अर्थ होता है। क्लियर ना? दूसरे प्रश्न पर चलते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द को चुनिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द है उसको आपको बताना है। तो है सुसुप्ति। क्या लिखा है? सुषुप्ति। और आपने इसको कहां पर पढ़ा है? ज्वालामुखी में भी पढ़ा है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। सुसुप्त ज्वालामुखी सोया हुआ, जो क्या हो? सोया हुआ हो। और सोया हुआ का दूसरा देखिए विकल्प लिखा है जागृति, यानी सोया हुआ का मतलब क्या है? इसका विलोम अपोजिट क्या हो जाएगा? जागृति, जागा हुआ। समझ रहे हैं ना? तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट। क्लियर बात? चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है तीसरा प्रश्न कि शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। आपको मैं बता दूं, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न वर्तनी से संबंधित जो है यही है। आप इसके अलावा एक होता है श्रृंगार, जिसको आप लिखते हो ऐसे। ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है, तो श्रृंगार ऐसे लिखते हैं सही है। और जबकि ज्योत्सना में आपको याद रखना है कि आधा जा होता है और आधा ता होता है। इसके अलावा कुछ याद ना रखिएगा। जब ज्योत्सना लिखते हैं तो आप बस इतना याद रखिएगा कि आधा क्या होता है? आधा ता होता है और आधा जा। और ऑप्शन ऐसा कौन सा है जिसमें? तो बी ऑप्शन है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर बात? चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। सर आपको एक शब्द बताना है कि एक वाक्यांश होगा जो लिखा है जिसे भुलाया ना जा सके। उसके लिए क्या होगा? विस्मरणीय,
भूलनीय, अज्ञेय या अविस्मरणीय। देखो अगर हम लोग इसका उत्तर देखें तो हो जाएगा डी, लेकिन देख लेते हैं। तो आप बताओगे सर आ, यहां पर क्या आया आ, और क्या आया सर वी, क्या आया वी, आ धन वी, और क्या आया सर स्मरण, क्या आया स्मरण, और क्या आया ई, क्या आया ई। आप तुरंत बताओगे सर यहां पर लिखा है आ प्लस वी प्लस स्मरण प्लस ई, मतलब किसी भी शब्द के आगे जब छोटा आ लगता है वो भी उपसर्ग होता है। तो देखना एक शब्द था विस्मरण, उसके आगे क्या लगा आ का मतलब होता है नहीं, क्या होता है नहीं। वी लिखा है, वी का मतलब होता है बड़ा, वी का मतलब होता है बड़ा, जानते हैं ना। चलिए या ज्यादा, ये स्मरण लिखा है यानी याद हो, आ मतलब ज्यादा, वी मतलब ज्यादा, आ मतलब नहीं। तो भैया जो आपको ज्यादा याद नहीं हो, यही तो कह रहा है, यानी विस्मरण कह रहा है। फिर से समझिएगा, या स्मरण मतलब आपकी स्मृति से, भूलने से बता रहे हैं। तो जिसको आपको हमेशा याद रहे, हमेशा जो आपको क्या याद रहे, आप उसके लिए क्या कहते हैं बताइएगा, अविस्मरणीय है, यानी ये कभी भुलाया नहीं जा सकता, ये हमेशा जो याद रहे, जो कभी। अच्छा देखना, जो हमेशा याद रहे, इसको अपोजिट नेगेटिव में कहोगे तो कहोगे जिसको भुला नहीं सकते, वही हमेशा याद रहे। तो उत्तर हो जाएगा डी। चलिए आगे, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ हो। मुहावरा क्या है, फूंक फूंक कर कदम रखना। मुहावरा आपको पता है सबसे ज्यादा आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप बताओगे सर फूंक फूंक कर कदम रखना लिखा है, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तनिक भी अच्छा ना लगना, फूंक मारकर कदम बढ़ाना, सोच समझकर काम करना, या आवेग में। देखना आप इसको वाक्य प्रयोग कर लो, बहुत आसान रहता है कि राम ने एक बार धोखा खाया, अब वह फूंक फूंक कर कदम रखता है, यानी एक बार धोखा खा चुका है, अब वो क्या करता है, फूंक फूंक कर कदम रखता है, यानी सोच समझ कर काम करता है। सर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा, सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह का। अच्छा देखो, ये एक रचना है और इस रचना को कहते हैं व्यंग्य संग्रह। क्या कहते हैं, व्यंग्य संग्रह। और कह रहा है इसके व्यंग्यकार कौन है, आपको बताना है। ये एक रचना है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, और बहुत आसान है। इसके जो रचनाकार हैं वो है हरिशंकर परिसाई। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हरिशंकर परिसाई ने एक व्यंग्य संग्रह लिखा है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। बहुत अच्छा। चलिए, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। सर आपको मैं बता दूं, सर ये जो भाववाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा से भी बनती है। किससे बनती है, जातिवाचक संज्ञा से भी बनती है। जातिवाचक संज्ञा में अगर आप प्रत्यय लगा दो तब भाववाचक संज्ञा बन सकती है। सर विशेषण से भी बनती है। किससे बनती है, विशेषण से भी बनती है। अगर इसमें प्रत्यय लगा दो बनेगी। क्रिया से भी बनती है, क्रिया में प्रत्यय लगा दो तो बनेगी। तो जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, इनमें प्रत्यय लगाने पर भाववाचक संज्ञा बनती है। सर आप बताओगे बिल्कुल। तो देखना, आलस्य क्या है, आप बताओगे सर आलस्य क्या है, आप बताना आलस्य क्या है, क्या संज्ञा है। पहली बात देखो, आलस्य क्या संज्ञा है। बुढ़ापा क्या है, सर इसमें एक क्या है, बूढ़ा यानी जाति, जाति सूचक शब्द है, इसमें प्रत्यय लगाकर बनाया गया। ये विभीषण, ये आप बताओगे बूढ़ा में प्रत्यय लगाकर बुढ़ापा बनाया गया, और बुढ़ापा एक अवस्था है, भाववाचक संज्ञा, लेकिन विशेषण से बनी है। आलस्य क्या है, आप बताना जल्दी से, क्या है, क्या ये जातिवाचक संज्ञा से बनी है, क्रिया से, क्रिया तो हो ही नहीं सकती। यहां पर देखना थकावट, यहां पर एक शब्द निकल कर आया थकान। क्या निकल कर आया, थकान। आप तुरंत बताओगे सर आलसी से आलस्य बना है, विशेषण से ये भी बनी है। समझ रहे ना, एक शब्द आया थकान, थकान जो है थकावट, थकान से ही क्या बना, थकावट, और हो जाएगा उत्तर नंबर 1। ये क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है कि आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। 4 चीजें थी आपको बताना था। तत्सम मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत निष्ठ हो। आप तुरंत बताओगे सर त्वरित मतलब होता है तुरंत। क्या होता है, तुरंत। और आजकल तुम लोग क्या कहते हो, तुरंत शब्द का प्रयोग करते हो, त्वरित ना बोलता भैया कोई, तुरंत। तुरंत को क्या कहते हैं, त्वरित, और यही संस्कृत निष्ठ है। घाट का मतलब होता है, कहते हैं घाट, घाट का पानी पिए हैं। घाट एक ये भी होता है और घड़ा भी होता है। घाट मतलब, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। और घट मतलब घड़ा होता है, सॉरी घट मतलब होता है, घट मतलब घड़ा होता है ना। चलिए, तेल का होता है तैल। क्या होता है, तैल, और इससे ही बनता है तैलीय पदार्थ, जानते हैं ना। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्वरित।
चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है महोदार्य में कौन सी संधि है? तो आपको मैंने संधि टॉपिक में बताया था, अगर किसी भी शब्द पर द्विमात्रा हो तो दो मात्रा हो देखकर ही बता देना, वृद्धि होगी। देखो कहीं वृद्धि लिखा है? जी हाँ लिखा है, पहचान बताई थी, तोड़कर भी देख लो, यहां से तोड़ा, एक शब्द आया महा, क्या आया? महा, और एक शब्द आया औदार्य, क्या आया? औदार्य। आप तुरंत बता दोगे सर महाधन औदार्य, ऑप्शन नंबर पहला। अब देखना एक अवतरण दिया गया था, आप इसके प्रश्न कैसे करोगे? आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप सबसे पहले इसको पढ़ते हो, मैं स्क्रीन से साइड हो जाता हूं, आप सबसे पहले इसको पढ़ते हो, फिर क्वेश्चन पे जाते हो, फिर क्वेश्चन के बाद फिर इस पर आते हो। ऐसा नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है उसको पैसेज पे ले जाओ। देखो हम पैसेज इसको पढ़ते नहीं है, हम यहां पर आए, निम्न में से कौन सा वर्ग नशेबाजों का आसानी से शिकार हो जाता है? अब चलते हैं पैसेज पर बिना विकल्प पढ़े कि नशेबाजी में कौन सा वर्ग शिकार हो जाता है। तो देखो कहीं पर लिखा है कि कोई ऐसा वर्ग है जो नशेबाजी में शिकार हो जाता है, उम्र वगैरह कहीं कुछ दिया है? तो जल्दी से ऐसे देखो, ऐसे उंगली रख के देखो कहां पे दिया है कि नशेबाजी का शिकार हो जाता है। इसमें कभी नशेबाजी के कारण कोई चिंता दुख नहीं पड़ा और समाज को कई रोग उत्पन्न हुए। विश्व संस्था के 1988 को निकाले गए अनुमान के अनुसार आज विश्व में 7.5 लाख से अधिक हेरोइन भोगी, 48 मिलियन कोकीन, 176 मिलियन अफीम लोग हैं। पूर्वी उत्तरार्ध में हम नशे को लत से बचा नहीं रहा है, नशे की दवाइयों में ने पूरे ग्रह को लपेट लिया है कि धरती रहने के लिए एक बहुत छोटी जगह है। दवाइयों का गलत प्रयोग एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है जो भारतीयों तथा अमेरिकियों दोनों को समान रूप से तंग कर रही है। आयु वैज्ञानिक कारणों को छोड़कर अन्य किसी कारण से दवा की मात्रा, शक्ति, बारंबारता या ढंग को इस प्रकार अपनाना कि वह शारीरिक मानसिक कार्यकलापों को हानि पहुंचाने लगे, यह दवा का गलत प्रयोग है। दवाइयों का एक प्रयोग उसके सेवन करने वालों के लिए, परिवार के लिए, समस्त लोगों के लिए उसके संपर्क में रहते हैं। आमतौर पर युवा पीढ़ी ही इससे लत में है। देखो यहाँ पर उम्र नहीं दी लेकिन लिख दिया युवा पीढ़ी लत में है। अब विकल्प में देखना, युवा में पीढ़ी अपंग होती जा रही है, और देखना किसी भी, आप देखना इस पूरे पैराग्राफ में कहीं उम्र नहीं दी है लेकिन युवा पीढ़ी की बात की है। तो देखते हैं सबसे कम उम्र कहां पर लिखी है। तो 10 वर्ष से आयु जो है, क्या इसको युवा कहेंगे? बिल्कुल नहीं। आप बताओगे इसको बचपन, आप बताओगे युवा का मतलब जब आप 18 वर्ष के करीब होते हैं, उसी के आसपास। आप तुरंत बताओगे, ऑप्शन नंबर ए बता रहा है 13 से 19 वर्ष की अगर आयु है तो आप तो, ये तो 14 नहीं 11 से 4 वर्ष कह रहा है। 30 वर्ष के ऊपर आपको पता है कौन सी प्रौढ़ावस्था पहुंच जाते हो, कौन सी अवस्था पहुंच जाते हो। चलो, दवाइयों का गलत प्रयोग किसे तंग कर रहा है? आपने अभी बताया भारतीय तथा अमेरिकी दोनों लोगों को कर रहा है। तो आप बताओगे दोनों को समान, अभी पैसेज में आप पढ़े थे दोनों को समान। आगे चलते हैं, उपयुक्त अवतरण का उचित शीर्षक क्या है? दवाओं का गलत प्रयोग, नशेबाजी, अपराधी, समाज विरोधी गतिविधियां। जल्दी बताइएगा। देखना नशे की बात तो की गई है लेकिन सबसे ज्यादा क्या बताया गया कि आजकल दवा के रूप में भी उसको क्या किया जा रहा है? ग्रहण किया जा रहा है। दवाओं का गलत प्रयोग किया जा रहा है भैया, जो नशेबाजी का शिकार सबसे ज्यादा लोग हो रहे हैं। यहां अमेरिका और भारत दोनों में समान से। तो आप बताओगे सर दवाओं के गलत प्रयोग, यहां पर बात दवाओं के गलत प्रयोग की गई है। आगे चलते हैं, अवतरण की शैली है, आप बताना है जो पैसेज था इसकी शैली कैसी है। ये जो पैसेज दिया गया है इसकी शैली क्या है? उत्तेजना उत्पन्न करने वाली है, वृत्तात्मक है, व्याख्यात्मक है, आंकड़ों पर आधारित सांख्यिकी है। उत्तेजना उत्पन्न करने वाली मतलब क्या? आप पढ़ें और पढ़कर आपको ऐसा लगे कि आप उत्तेजित हो जाएं, समझ रहे हैं ना, यह शैली है। या व्याख्यात्मक, ये बिल्कुल क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है एक एक बिंदु को, या उसने ये दिखाया है कि कितने लोग जो हैं इससे प्रभावित हुए हैं। तो आप तुरंत बताओगे सर उसने बताया 7.5 लाख ये हैं, देख लीजिएगा इसमें आप देखना आंकड़े बहुत सारे होंगे। 11 से 14 उम्र के थे, 1988 176 मिलियन, 50 7.5 लाख से अधिक 48 मिलियन, बहुत सारी चीजें दी हैं। आप बताओगे सर यहां पर क्या होगा? आप तुरंत बताओगे आंकड़ों पर आधारित है। किस पर आधारित है? आंकड़ों पर आधारित। अवतरण के आधार पर निम्न में से कौन सा सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कि नशेबाजी की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, खुराक से अधिक दवा का सेवन दवा का गलत प्रयोग है,
नशेबाज अपने परिवार तथा समाज की कोई परवाह नहीं करते, सभी नशेबाज समाज विरोधी होते हैं। तो निष्कर्ष पूछ रहा था, आपको पैसेज पर नहीं जाना है, आपने जो कुछ भी पैसेज में रीड किया है आप उसका क्या निचोड़ बताते हैं वो इन ऑप्शन में आपको बताना है। और आप बताओगे कि इस पर अगर पूरा हम लोग निष्कर्ष निकालें तो नशेबाज स्वयं तो प्रभावित होता है, समाज को भी करता है, अपने परिवार को भी करता है, उनकी कोई परवाह नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी बताओगे, यही बता रहा था। चलो आगे। अधम निशाचर लीन है जाई, जिम मलेक्ष बस कपिला गाई। इस पंक्ति में किस रस का वर्णन किया गया है आपको मैं कुछ बता देता हूं। सर शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है आपको पता है, शम, जिसको क्या कहते हैं सम, या वैराग्य, क्या कहते हैं वैराग्य, या क्या कहते हैं वीतराग। आप कुछ भी पढ़ो, क्या पढ़ते हो वीतराग, वैराग या वीतराग। और भी एक होता है निर्वेद, क्या पढ़ते हो निर्वेद। ये चारों मिलेंगे भैया, एक नहीं, समझ रहे हैं। वीर रस का क्या होता है सर, उत्साह, क्या होता है उत्साह होता है, जहां उत्साह नामक हो। करुण का मतलब जहां शोक की बात की गई हो, शोक की बात की गई हो। और रौद्र मतलब जहां क्रोध यानी गुस्से की बात की गई है। आप बताओगे सर इस पंक्ति को जब पढ़ते हैं तो उत्साह, जिम मलेक्ष बस कपिला गाई, उत्साह हो रहा है, तुरंत आप बताओगे सर, बताओगे भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि के प्रयोग से जहां उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो वहां पर वीर रस होता है, ठीक ना। उत्तर हो जाएगा बी। द्विगु समास का उदाहरण है सर, इनमें से आपको बताना है द्विगु समास का क्या उदाहरण है। सर द्विगु समास कब होगा, जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो। प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो। ऐसा शब्द जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो। दूसरी बात समूह को बताए, सर अगर उसका हम अलग अलग शब्द कर दें, समूह का बोध कराए। तीसरी बात क्या, तीसरी बात क्या सर, समूह का बोध कराए। और तीसरी बात क्या है, तीसरा अर्थ ना दे, शब्द जो है तीसरा अर्थ ना दे। अब देखो ये तीनों कंडीशन कौन सा शब्द संतुष्ट कर रहा है सर, अनन्य है क्या वो शब्द, वो शब्द अनन्य है क्या, अनन्य है क्या। दिन रात योजक चिन्ह लगा है तो सर दिन और रात विलोम भी है, तो इसलिए द्वंद्व हो जाएगा। चतुरानन और त्रिभुवन यही दो ऐसे शब्द हैं जिसमें संख्या है, तो चतुरानन तीसरा अर्थ देता है सर। एकानन चतुरानन पंचानन राज्य, आप तुरंत बताओगे सर चतुरानन तीसरा अर्थ देता है, इसलिए ये द्विगु समास नहीं होगा। त्रिभुवन की बात की जाए तो एक शब्द आया तीन, एक आया भुवन, तो तीन भुवन का समाहार या समूह, तीन भुवन का समाहार। भुवन का मतलब होता है जगत यानी संसार, जगत या संसार। आप तुरंत बताओगे सर जगत या संसार होता है, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर बात। चलिए, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, बहुत अच्छा है। देखना, वसुमती को भी एक तरीके से हम लोग वसुंधरा कहते हैं और वसुंधरा को भी हम पृथ्वी कहते हैं। स्वर्णमयी को भी कहते हैं हिरण्यगर्भा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे आप तुरंत हिरण्यगर्भा, क्योंकि अलग अलग लोगों के भी क्या है पर्याय है, पर्वत का भी है, ब्रह्मा का भी है, लेकिन रत्नगर्भा सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रत्नगर्भा पृथ्वी का पर्याय है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है आपको। ये चार ऑप्शन है और आपको बताना है संयुक्त वाक्य कौन सा है। सर संयुक्त वाक्य का मतलब होता है कि सर जो लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, फिर भी, और इनसे जुड़े हों वे वाक्य कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। और आप बताओगे कि यहां पर संयुक्त वाक्य कौन सा होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा कौन सा संयुक्त वाक्य होना चाहिए, जल्दी बताइएगा। तो देखना लिखा है जहां से भी संभव हो मां के लिए अच्छा नौकर ला दो। कोई भी परिस्थिति हो मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चलो, इन पड़ोसियों के आने से ही हमारे साथ उनके संबंध अच्छे नहीं रहे। चलो, शहरों में जाओ तो वहां देखिए तो आ गया है तो मिश्रित मिल गया, पहली बात हटा दो। जहां से भी संभव हो मां के लिए अच्छा नौकर ले आओ, एक कथन एक निष्कर्ष, मिश्रित वाक्य आ गया। इन पड़ोसियों के आने से ही हमारे साथ उनके संबंध अच्छे नहीं रहे, मिश्रित वाक्य आ गया। सर संयुक्त वाक्य की बात करें तो देखना ये कॉमा से क्या हैं, दो वाक्य जुड़े हैं। आप तुरंत बताओगे सर ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए सर, सी होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, सी होना चाहिए। आगे चलते हैं। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भाग जगा दी। भाग या भावना, कोमल भावना, कोमल भाव जगा दिया।
भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। ठीक ना, वाक्य में कितने विशेष हैं, चलो विशेष देख लेते हैं। सर बालक कैसा है, भोला, तो भोला यहां पर क्या हो जाएगा सर, भोला हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा सर, विशेषण। सर विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, बालक की। क्या हो जाएगा सर, विशेष। क्या हो जाएगा, विशेष। क्रूर डाकू, डाकू कैसा है सर, क्रूर, ये क्या हो जाएगा सर, विशेषण। क्या हो जाएगा, विशेषण। डाकू क्या हो जाएगा सर, विशेष। क्या हो जाएगा सर, विशेष हो जाएगा, बिल्कुल। आगे देखिए, हृदय कैसा था, कठोर, तो हृदय क्या हो जाएगा सर, विशेष, और कठोर क्या हो जाएगा सर, विशेषण। चलो तीन विशेषण, तीन विशेष। भावना कैसी है, भावना कैसी है, कोमल, तो ये विशेषण, ये विशेष। तुरंत बताओगे सर, चार विशेषण, चार विशेष। उत्तर है पहला। कौन सा, पहला। चार विशेषण, चार विशेष। आगे चलते हैं। मनुष्य स्वभाव से देवतुल्य है। अच्छा, ये प्रश्न क्या है, आप अंग्रेजी रीजनिंग में पढ़ते हो, रीअरेंजमेंट पढ़ते हो ना, अंग्रेजी में भी आता है, वही आपको करना है। तो मनुष्य स्वभाव से देवतुल्य है, ये चार लिखे हैं और आपको बताना है, इसमें जोड़ना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या जोड़ें, कैसे जोड़ें, देखते हैं। तो एक एक जमाने के छल प्रपंच और परिस्थितियों के वशीभूत होकर वह अपना देवत्व खो बैठते हैं। ठीक ना, फिर इसके बाद इसमें क्या जुड़ सकता है, देवत्व खो बैठता है। फिर इसमें क्या जुड़ सकता है, साहित्य इसी, देखो देवत्व खो बैठता है, इसके बाद देवत्व को ही उठाना है। साहित्य इसी देवत्व को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करता है। तो सर ए के साथ सी मिल रहा है, ए और सी एक साथ मिल रहे हैं। अब इसमें क्या आगे पीछे जुड़ेगा वो बात की बात है। देवत्व को भी क्या, साहित्य इसी देवत्व को स्थान पर प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करता है। ठीक है, इसके बाद कहां पर चले, हम जो कुछ भी हैं साहित्य के ही बनाए हुए हैं। हम जो कुछ भी हैं साहित्य के बनाए हुए हैं। जमाने के हमारी सभ्यता साहित्य पर भी आधारित है। चलो डी और सी एक साथ बन रहा है और आगे पीछे जोड़कर किसी भी राष्ट्र की आत्मा की प्रतिध्वनि होती है साहित्य। अब देखना है इनमें से ऐसा क्या जोड़ा जाए, इनमें से ऐसा क्या जोड़ा जाए जो ग्रुप बन रहा हो। आप तुरंत बताओगे, आप तुरंत बताओगे। सॉरी, डी और सी, हाँ, और बी भी देख ले। डी के बाद तुरंत क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ए सी डी बी, आप देखना ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आप मिला लीजिएगा कि ए सी डी बी अगर ऊपर और नीचे में जोड़ें तब ये बनेगा। जहां तह मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे जित जित छिटके हाड़ से तो कहूं कहूं रत्नारे। पूछ रहा है रस कौन सा है, आपको मैं बता दूं सर, जहां पर घृणा हो, पढ़ने पैसा लगे, घिन, मांस, मज्जा, मज्जा मतलब हड्डी, समझ रहे, खून, इन सब की बात की जाए, इनकी, जैसे सर पर बैठे हो काग, खात दो आंख निकारत, खींचत जीभ से यार उत आनंद धारत, उर आनंद धारत। जहां पर आपको शमशान की बात की जाए, मुर्दा की बात की जाए, मांस, हड्डी, मज्जा, इनकी बात की जाए, आप तुरंत बता दोगे वहां पर सर विभत्स होता है। विभत्स का मतलब क्या होता है सर, घृणा यानी घिन, घृणा आ जाए, घिन आ जाए। अद्भुत का मतलब जहां आश्चर्य हो जाए, आपको पढ़ो तो बिल्कुल चौंक जाओ कि ऐसा तो कभी देखा ही नहीं, वो घट गया आपके सामने। जहां डर जाओ, भय आ जाए, वहां भयानक, और जहां हंसने लगो पढ़ के वहां हास्य। समझ रहे ना, तो उत्तर आ जाएगा पहला। चलो, टा ठा डा ढा वर्णों का प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है। चलो, जब आप रस, छंद या अलंकार पढ़ते हो और इन वर्णों का प्रयोग करते हो तो ओज के लिए करते हो। किसके लिए, ओज, यानी इन शब्दों का जहां प्रयोग होता है बहुत टाइट, समझ रहे हो, उनके लिए बहुत कठोर। आप बताओगे सर ओजता के लिए करते हैं, ओज के लिए करते हैं, आप बताओगे ऑप्शन नंबर क्या, बी हो जाएगा। चलिए, क्लियर। अगला है मैं खाना खा चुका हूं। इस वाक्य में भूतकालिक भेद कौन सा है, आपको बताएं भैया। आप बताइए, मैं खाना खा चुका हूं, कार्य क्या है, पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, आपने अपना काम पूरा कर लिया है। आप तुरंत बताओगे साफ साफ पूर्णभूत। आसन्न क्या होता है, काम निकटता में पूर्ण हुआ हो, काम निकटता में पूर्ण हुआ हो तब आसन्न। संदिग्ध का मतलब कार्य के होने में कोई संदेह हो। चलो आगे, कपास ओटना का मतलब क्या है, कब कहते हैं कि यार तुम कपास ओट रहे हो, कपास ओटने का मतलब सांसारिक कामों में इतने व्यस्त हो कि अपन काम कर ही नहीं पा रहे हो, तो व्यर्थ का काम करना। क्या हो जाएगा, व्यर्थ का काम करना, व्यर्थ का काम करना। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आपकी एसपी का, कि दिवा और शान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर परी धीरे धीरे, कौन सा अलंकार है। तो भैया दिव अवसान, कह रहे दिन ढलने वाला था,
कैसा समय था? दिन ढलने वाला था और आसमान में मेघमय यानी बादल छाए हुए थे, और क्या? उतर रही वह संध्या सुंदर परी, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संध्या रूपी परी एक कोई सुंदर परी संध्या के समय आसमान से उतर रही है। बिल्कुल बताओगे सर, प्रकृति और मानव को एक दूसरे के तुल्य बताया गया है, एक दूसरे के तुल्य बताया गया, तो सर यहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। कौन सा सर? मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब जहां प्रकृति को मानव के तुल्य बताया जाए। सर जहां प्रकृति बराबर मानव हो, मानव के गुण प्रकृति में पाए जाएं, वहां पर होता है। क्लियर बात? तो ये आपके कितने 25 प्रश्न रहे जीडी के। हम लोगों ने 25 प्रश्न को सॉल्व किया है, एक एक उत्तर मैंने आपको बताया है। कोई भी समस्या होती है आप फिर से पूछ सकते हैं, है ना? चलिए इतना ही रखा जाए। बताइए, कोई भी समस्या हो आप संपर्क करें। जो भी नहीं आया है आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा भैया, आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका क्लियर होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये आपके कुछ क्या थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपकी एसटी में आए हुए, उनका सॉल्यूशन था, उनका आंसर भी था। जो बताने वाले प्रश्न थे उनको मैंने आपको पूरा क्लियर बताया, और जैसे भी प्रश्न आपके एसटी में आते रहेंगे उन सबका हम लोग क्या करेंगे, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, है ना? तो क्लियर है? कोई भी समस्या हो तो आप जरूर पूछिएगा। क्लियर? चलिए, थैंक यू।